नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ स्टूडियो में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और एक चीज मैं शुरुआत में ही कहना चाहता हूं, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस प्रोग्राम में हमारे मेहमानों की, उनकी कमेंट्स की जो कवरेज हम कर रहे थे बिहार के इलेक्शन की, आपने उसको पसंद किया। आपके बहुत सारे मैसेजेस हमें मिले और आप सबको बहुत बधाई संदेश व्यूअर्स ने भेजे हैं कि यहाँ जो हम लोग बात कर रहे थे लगातार 2 महीने से बिहार के इलेक्शन की, जिस तरीके से हमने उसको ट्रैक किया वो बिल्कुल 100% सही हुआ। लोगों ने आपके पर्सनल जो कॉमेंट्स आप कहते थे वो याद दिलाए हैं सोशल मीडिया पर कि संगीत जी ये कहते थे, समीर जी ये कहते थे, हर्षवर्धन जी, विजय जी ये कहते थे। तो मुझे लगता है कि इस पर हमको की बात संतोष लेना चाहिए, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और आगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कि जिस काम के लिए हम हैं वो ठीक से कर पाए। तो अब आपको बताते हैं आज हम क्या करेंगे। देखिए, कल जो हुआ है ना बिहार के अंदर, इसके लिए बहुत सारे मैं देख रहा हूँ संज्ञाएं, विशेषण जो है दिए जा रहे हैं कि साहब सुनामी थी, नहीं तो ये था, ये तो वो था। मैं कहता हूं ये चुनावी संहार था, ऑब्लिटरेशन जिसको कहते हैं ना, मतलब बर्बाद कर देना। सुपड़ा साफ है, क्योंकि शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है तो मैं वो नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जो हुआ उसमें बचा क्या? लोग इसकी तुलना जो है 2010 से कर रहे हैं। मैं वो भी करने से बचना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त भी बहुत सी पार्टियां अलग लड़ रही थी। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी उस वक्त महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी, ये छोटी छोटी पार्टियां नहीं थी। ज्यादा वोट मिला है इस बार, 10%। बिल्कुल ठीक आपने कहा, 39% वोट था उस बार। इस बार मुझे लगता है ये वोट 47-48% चला गया। 8-9% वोट ज्यादा मिलना, सीटें भले ही 4 सीट 2010 की तुलना में कम मिली हैं, लेकिन उस बाकी हर पैमाने पर यह 2010 से भी बड़ी जीत है एनडीए की। और 2010 के चुनाव में तो नीतीश जी को 10 ही साल हुए थे ना मुख्यमंत्री बने हुए, यहां तो 20 साल हो चुके थे। उसके बावजूद लालू जी के बाद तेजस्वी यादव जी ने कुछ नया, कुछ फ्रेश चेहरा दिखाकर युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक नई अपील भी डाली थी। वादे भी बड़े बड़े हुए थे इस बार। उस सब के बाद कुछ नहीं चला। महागठबंधन ने जो वादा किया, जो कैंडिडेट उतारे, मैं भी आपको एक एक डिटेल दूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और कल प्रधानमंत्री ने जो कहा कि MY अब वो MY नहीं है जो आपको RJD बताया करती थी, मुस्लिम यादव, अब ये महिला और यूथ है। तो वो बात दिखी, सारी जातियों की दीवारें टूटी हैं, हर जाति की दीवार टूटी। इसका मतलब यह नहीं कि लोगों ने जाति देख करके बिल्कुल वोट नहीं दिया, लेकिन जाति ही देखकर वोट दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक लाइन है। और यह मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपके सामने इस बात को प्रूव करूंगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने कल यह साबित कर दिया कि देश की यह सुपरहिट जोड़ी है। अब सरकार बनाने का काम शुरू होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पेच बचा नहीं है। इसके बाद प्रोग्राम में थोड़ा आगे, बीजेपी को इस बार जेडीयू से 4 सीटें ज्यादा मिली। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई चेहरा बीजेपी अपनी तरफ से देगी, इसकी भी बात हम करेंगे। वोट गणित की बात भी करेंगे। अच्छा, आंकड़े अब क्या बताते हैं कि हिंदुओं ने एकजुट होकर एनडीए के लिए वोट किया। यह एक तरीका है इसको पढ़ने का, क्योंकि बीजेपी है तो वहां हिंदुत्व एक एलिमेंट हमेशा रहता है। दूसरा, बिहार में मुस्लिम वोटर खूब टूटा, खूब मतलब खूब टूटा। AIMIM के मुस्लिम सांसद ज्यादा हैं आरजेडी से। तेजस्वी यादव का MY समीकरण ध्वस्त हो गया, फेल भी नहीं कहूंगा, ध्वस्त हो गया। यादव वोट बैंक इस बार टूट गया। मुस्लिम कैंडिडेट्स भी आरजेडी से ज्यादा इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जीते हैं। बिहार में जाति की राजनीति में हर आदमी ने अपनी एक चाल चलने की, अपना जाति के सामने जाति का उम्मीदवार बैठाने की कोशिश की थी। तो मैं उस पर अभी एक सेकंड आऊं, लेकिन पहले हम सबके बीच में कल आपने संगीत जी की बात नहीं सुनी होगी, तो मैं संगीत जी का एनालिसिस पहले एक बार इन पूरे नतीजों के ऊपर सुन लेना चाहते हैं। जी सर। बिल्कुल ही इसका अंदाजा नहीं था सौरभ, बिल्कुल ही इतना लगता था। और मुझे याद है कि कहानी कुर्सी में मैंने कहा था कि मैं बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, बहुत क्लोज फाइट है, और शायद ये इस कारण से मेरा था कि मैं एक तरफा सुनता था, अपने लोग जहाँ था उनके बारे में सुनता था। और जब होता था, और मैंने एक टिप्पणी बार बार करता था कि अपने अंदर यदि कार सेवा नहीं हुआ, ये बार बार मैं जिक्र करता था। फिर मैं कहता था कि 125, 127 ये रहेगा, या तो फिर 150-60 जाएगा, लेकिन 202 चला जाए इसकी तो मैंने कल्पना नहीं की थी। और उसका बहुत बड़ा कारण था। लेकिन कल इस चीज को मैंने रिवाइज किया था, और मैं फिर कहा था कि यदि 2% और 3% का वोट यदि इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब फिर इसका मामला बिल्कुल अलग निकल करके आएगा। कंसेंट्रेटेड होगा तो फिर नहीं होगा। यदि इतना वोट वाकई यदि मिला है,
क्योंकि हम सब उस पर बात कर रहे थे जो एग्जिट पोल का आंकड़ा आ रहा था, उसके आधार पर मुझे लगा कि इस सुनामी में वाकई जातियों का एक बहुत बड़ा सब चीज टूटा है। लेकिन हम एक कल से इस चीज की जिक्र नहीं कर रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने जमीन पर जाकर के ये बातें बताई हैं कि ये ब्राह्मण राजपूत करने से कितना बड़ा घाटा होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये जो आप शाहबाद जिला का आप देख रहे हैं क्षेत्र, शाहबाद जिला और मगध, ये दो ऐसे थे जो हमारे लिए बहुत कमजोर हुआ करते थे, एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा कमजोर हुआ करता था। और मैं मकानी कुर्सी में भी बार बार कहता था ये दो अच्छे कर गए तो बहुत अच्छा होगा, ये दो बहुत ही अच्छे किए हैं। और उसका कारण था कि जमीन पर जाकर के समझाना, बिठाना कि आप जातीय एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र मैं जानबूझ करके नाम नहीं ले रहा हूं, वहां पर ब्राह्मण वोट कम से कम 42,000 था। सामान्यतः वहां से ब्राह्मणों को टिकट मिलता था, लेकिन किसी दूसरे दलित कम्युनिटी से वहां पर कैंडिडेट, सारे ब्राह्मण नाराज थे। तो जाकर के बताया गया कि भाई बताइए ये स्थिति है, और ये सारी चीजें पलट गई। वही स्थिति में जाकर के देखता हूं एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर एक बहुत चंक सवर्णों का वोट जो है वो बिल्कुल ही तैयार नहीं था, लेकिन बाद में जाकर के वो जो सवर्ण कैटेगरी से वो कैंडिडेट खड़ा था उसको 1800 वोट मिला। बताइए, मतलब इतना बड़ा, मैंने कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव असेसमेंट था कि 15,000 वोट तो सवर्णों का काटेगा ही काटेगा, लेकिन वो वोट 1800 पर आकर के रुक जाए। मैं बार बार इलेक्शन कमीशन का डेटा देख रहा था तो मैं ये हैरत करने वाली थी। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो है ना जंगल राज ये, लेकिन एक बात मुझे कसक रह गई, और वो कि इस सुनामी के अंदर एक जिन्ना फैक्टर जो है वो तथावत खड़ा रह गया। ओवैसी बात करते हैं सर, बात करते हैं, उसकी भी बात करते हैं। देखिए, लेकिन जैसा आपने बताया ना, सीट बाय सीट कैलकुलेशन, जाति का गणित, अपने मतदाता को स्थानीय स्तर पर समझाना, ये काम हर पार्टी करती है। तो इधर से हुआ तो उधर से भी हुआ होगा, लेकिन जब इस किस्म का नतीजा आता है तो ये माइक्रो मैनेजमेंट वाला चुनाव भर नहीं है, बिल्कुल, ये उससे बढ़कर था। अब जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा राजपूत जाति के कैंडिडेट जीते हैं इस चुनाव में, 32 उम्मीदवार राजपूत जाति के जीते हैं। आबादी कितनी है? 3.45%। अब अगर सिर्फ जाति पर वोट पड़ा होता तो ये लोग जीत के आते क्या? सवर्णों में राजपूत के बाद भूमिहार जाति के 23 उम्मीदवार जीते हैं। इनकी कितनी आबादी है? 2.87। ब्राह्मण 14 जीत करके आए हैं। बिहार में ब्राह्मण है 3.65%। आप पिछड़ों की बात कर लीजिए तो 14.26% आबादी वाले यादव समाज से 28 प्रत्याशी जीत करके आए। सबसे ज्यादा आरजेडी ने टिकट दिए थे। 26 कुशवाहा जीते। कुर्मी समाज से 25 उम्मीदवार जीत के आए। वैश्य समाज से 26 जीत के आए। दलित समुदाय से 36 जीते, अधिकांश एनडीए के। और मुस्लिम समाज से 11 प्रत्याशी जीते हैं। अब ये जो बात कर रहे थे अभी आप मुस्लिम समाज वाली बात, एनडीए के महागठबंधन के 3 जीते, 3 उम्मीदवार जीते, और एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवार जीते। और कल मैं ओवैसी जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा एक आदमी तो हमारा 370 वोट से हार गया है। तो वो 6 सीट लेकर के आते, बिल्कुल 6 सीट, कांग्रेस के बराबर हो जाता पूरा मामला उनका। आरजेडी से सोचिए कितना आगे। शुरू में तो कांग्रेस से आगे बढ़ गए थे। ये सब बताने का मतलब ये है कि इस बार कोई वो कास्ट और कम्युनिटी की जो दीवारें थी वो साबुत नहीं रह गई। त्रिपाठी जी, नहीं, बस यही एक लाइन है जिससे मैं बात शुरू करता, अगर आप शुरू में भी मेरे पास आते। दरअसल इस चुनाव ने साबित किया है कि नेता, हम मीडिया के लोग, वो जनता को जाति के, धर्म के खांचे में धकेलते हैं। वो उस तरह से जनता नहीं जाती है। और हम चूंकि इतना जाति जाति चिल्लाते हैं, उसके बाद हम ही कह देते हैं कि देखो जाति है कि जाति नहीं, इतना हल्ला करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि वो जाति वाला अपने सामाजिक या सामूहिक प्रतिनिधित्व की भी बात न करे। सामाजिक प्रतिनिधित्व तो सभी सामाजिक समूहों का, सभी जातीय समूहों का हो और स्वतः स्फूर्त होता रहे तो जाति पर योग्यता हमेशा आगे दिखेगी। नहीं होगा तो रिएक्शन होगा, लेकिन उस रिएक्शन को किस तरह से कैसे हैंडल करना है, वो अगर वो जाति वाला नहीं समझ पाएगा तो उसका परिणाम इस तरह से आएगा। बिहार के चुनाव को नंबर 1 जाति टूट गई, नंबर 2 डेवलपमेंट पॉलिटिक्स वो सबसे ऊपर है, सबको दिखता है। और मैं एक शब्द का इस्तेमाल बार बार करता रहा, एस्पिरेशनल बिहार। इसको और जोड़कर देखें
तो जब हम कहते हैं कि भारत डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ेगा और 2047 विकसित भारत की बात करते हैं, तो आप सारे इलेक्शंस को देखिए, यूपी को देखिए, हरियाणा को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, दिल्ली को देखिए, आपको सब वो इन लाइन नजर आते हैं, यानी सब कतार में खड़े हैं कि हम गलती से भी ये जो विकसित भारत वाली ट्रेन चल रही है, इससे हम अपना डब्बा उतार कर अलग से नहीं रखेंगे। बिल्कुल ठीक। और वो देखने में वहां तक मिला जब ओडिशा का चुनाव भी उसी ट्रेन में, उसी डब्बे में जाकर फिट हो गया, जबकि नवीन पटनायक जैसा नेता था। और मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जीत नहीं है, ये चुनाव बिहारी एस्पिरेशन की जीत है, ये चुनाव विकसित भारत 2047 की जीत है। और मैं तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन इसी शो में कहता था कि महाराष्ट्र होने जा रहा है। नंबर को लेकर हम भी ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र होने जा रहा है ये मैं लगातार कहता रहा था। और मैं ये भी कहता था कि भाजपा बड़ी पार्टी होगी, जेडीयू छोटी होगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इतनी छोटी हो जाएगी ये अनुमान मुझे भी नहीं था, इतनी छोटी हो जाएगी। गलत साबित हुई। हाँ, गलत साबित हुआ, तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। जब आपने कह दिया ये महाराष्ट्र होने जा रहा है तो उसमें सब कुछ क्लियर था, उसमें फिर नंबर देने की कोई बात ही नहीं बची थी। जो आपने भी बात कही, मैं इसको कल दूसरे तरीके से किसी से कह रहा था, सर आप सहमत हो अगर तो, और प्रधानमंत्री ने भी इसको कल अपने भाषण में इसका जिक्र किया है। देखिए, अगर आप ये भी छोड़ दें जाति की दीवार टूटी, इसका मतलब ये नहीं कि एक जाति को सडनली जो है यादव को जो है वो भूमिहार प्यारे लगने लगे, तो उस मतलब क्योंकि सामने उम्मीदवार था वही तो उसको जाके वोट डाल दिया, ये वैसा नहीं था। ये तो एक जनरल टेंडेंसी सबने हमने सबने चर्चा की ना कि नीतीश ने बुरा क्या किया हमारा। नीतीश ने खराब तो कुछ नहीं किया, ये तो उनका विरोधी भी कहता था, भाई बुरा तो कुछ नहीं किया, नुकसान तो कुछ नहीं किया, अच्छा ही किया जो किया इतने साल। हाँ, ज्यादा हो सकता था, वो अलग बात हो सकती है किसी के मन में। लेकिन अगर कोई बिहारी वोटर, मैं कहता हूं एनडीए का विरोधी भी, ये सोचता हो, मुझे लगता है कि लोगों ने सोचा कि भाई यहां नीतीश है, सेंटर में मोदी है, इनकी जोड़ी है, दोनों पार्टियां साथ में है, हम मोदी के साथ चलेंगे तो बिहार को ज्यादा मिलेगा। बड़ी सेल्फिश सोच भी मैं कह रहा हूं अगर मतदाता की रही तो। ये भी प्रोग्रेसिव है, वो इतना तो देख रहा है, अपना भला बुरा सोच रहा है कि भाई ये दोनों लोग साथ में रहेंगे तो हमको कुछ ज्यादा मिल सकता है। एक ही डिब्बा अगर एक बार यहां रहेगा तो कुछ कम मिलेगा। क्यों सर? कि मैं इस चुनाव को विश्वसनीयता के स्तर पर देखता हूँ। ये चुनाव विश्वसनीयता का था कि आप किस पे ज़्यादा भरोसा करते, किसकी बात पे, क्योंकि सब लोग बोलते हैं, सब बात करते हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया। तो ये भरोसे का चुनाव है, क्योंकि फ्रीबीज की बात करेंगे, 10,000 की बात करेंगे तो वहाँ भी 30,000 की बात हुई, वहाँ भी सरकारी नौकरी की बात हुई, करोड़ों रोजगार की बात हुई, बहुत सारे चीज़ें देने नहीं देने की बात हुई। लेकिन लोगों को लगा, कई बार होता है ना, आप भरोसा करते हैं तो कहते हैं अच्छा ये आपकी बात, हम कई बार कभी सौदा भी करते हैं तो कहते हैं नहीं इस आदमी के साथ खड़े थे, 2 रुपए कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं। ये बात ऐसा अक्सर होता है, सामान ठीक देगा, सामान ठीक देगा, तो वो विश्वसनीयता की बात होती है। तो मुझे ये चुनाव मोटे तौर पर विश्वसनीयता का लगता है, और विश्वसनीयता की वजह से ही आप अपने अपने घेरे से निकलते हैं। जो जातियों का जो आप तोड़ कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि बिहार में कोई जाति के खिलाफ क्रांति हो गई है, ऐसा नहीं है। ये विश्वसनीयता ने कहा कि नहीं ठीक है। और फिर जो आपने एक बात कही भी, नीतीश जी के लिए कोई तो नहीं कहता कि इसने क्या बुरा किया हमारा, तो वो भी एक विश्वसनीयता वाली बात है। एंटी इनकम्बेंसी भी बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि देश भर में कभी 20 साल तक कोई राज करे और उसके बाद भी नहीं, रिकॉर्ड है सर, रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है, 10 बार मुख्यमंत्री का भी रिकॉर्ड है, 10 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये विश्वसनीयता के चुनाव के तौर पे मैं ज्यादा बड़ा मेरी तरफ नहीं। त्रिपाठी जी बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब उनको रिटायर होना चाहिए, अभी भी उनको मैं देख रहा था, लेकिन वो अलग मुद्दा है। तो इसलिए विश्वसनीयता का चुनाव बड़ा है, और इसलिए जिन लोगों को विश्वसनीयता लगी वो काम किया। जाति की जो दीवारें थी उनमें दरार आई है, टूटी नहीं है, क्योंकि आप इसको वोट को एक लाइन में बोल देता हूं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट नहीं मिलता, 1,15,00,000 वोट मिला है, और वो वोट जाति सामाजिक समीकरण जो भी है उसका वोट है। इसलिए ये कहना कि जातियां 23% वोट तो अकेला इंडिविजुअल करें तो उसका वोट है, अच्छा वोट है। अरे मैं आपको एक बार जरा, प्रधानमंत्री ने कल जो कहा था, और ये बात चुनावी स्लोगन नहीं है, ये बात सच है अब इसको। और ये तो अब जो और विपक्षी दल हैं बिहार के नहीं, और वो लोग मुख खुल के कहने लगे MY, अब ये नया नॉमेनक्लेचर है, इसमें महिला और युवा है, और यही बात प्रधानमंत्री कह रहे थे। सुनिए। वैसा नहीं, मैं उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं।
बिहार में एनडीए को जो प्रचंड जीत मिली है, इसमें ऐसी ऐसी सीटें एनडीए के खाते में गईं जो आंख मूंदकर आरजेडी और कांग्रेस के दबदबे वाली सीट मानी जाती थी। जैसे समस्तीपुर का बताता हूं आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से अपना चुनाव का मिशन शुरू किया था और वहां 30 साल के बाद एनडीए की वापसी हुई। 1995 के बाद से बीजेपी जेडीयू यहां जीत को तरस गई थी और आखिरकार जेडीयू की अश्वमेध देवी ने यह किला फतेह कर लिया। बनियापुर की सीट पर 30 साल के बाद कमल खिला। दरभंगा ग्रामीण की सीट है, 25 साल के बाद बीजेपी जीती। तो क्या बदल गया भाई? बेलागंज में 20 साल के बाद एनडीए की वापसी हुई। अनगिनत ऐसी सीटें जहां पर दशकों के बाद कोई दूसरा गैर आरजेडी या गैर कांग्रेस का विधायक जो है वो चुन करके आया। और भी बहुत सारा डेटा समीर जी आपको देंगे। ओबरा की सीट, गौरा बोराम की सीट है। समीर जी देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जो वोटिंग हुआ है बिहार के अंदर, उसमें सारे जातिगत और वो सारे समीकरण ऐसे ध्वस्त करे कि मतलब आरजेडी और कांग्रेस को कल्पना नहीं होगी। जिस एमवाय समीकरण के दम पर, मतलब यादव की दम पर आरजेडी को लगता था कि आरजेडी का वोट टूटेगा नहीं। आप देखिए 51 यादव उम्मीदवार उतारे थे, आरजेडी ने 8 जीते और भारतीय जनता पार्टी ने 5 उतारे थे, उसमें 4 जीत गए। तो आरजेडी का बड़ा वोट बैंक भी जो टूटा है, उसके पीछे कई बड़े कारण रहे हैं। अगर आप सारे वोटों को अगर देखेंगे और फिर आप जैसे यादव, कुर्मी, कोयरी, वैश्य, सारे वोट एक तरफा जो है वो एनडीए को पड़े हैं। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि नीतीश कुमार ने जो 2-3 घोषणाएं करी थी। एक तो ये रहा कि नीतीश कुमार की जो योजना रही है वो यादवों को भी उसका बेनिफिट मिला है। अगर आप देखेंगे तो 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की थी, वो यादव परिवार को भी 125 यूनिट बिजली फ्री मिली है। इसके अलावा 10,000 रुपये जो नीतीश सरकार ने महिलाओं को दिए थे, उसमें यादव महिलाओं को भी 10,000 रुपये गया था। और नीतीश कुमार की जो योजना रही, प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना रही है, वो अक्रॉस द स्टेट सबको मिली है, उसमें कोई ऐसा सिलेक्टिव नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी चुनाव के समय, जब समस्तीपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया, नीतीश कुमार ने जब अपना प्रचार अभियान शुरू किया और अमित शाह ने जब प्रचार की कमान संभाली, तो अमित शाह ने यह कहा कि इस बार भाई किसी जाति के इसमें नहीं पड़ना है, कौन आपके लिए काम कर रहा है, कौन आपको सरकारी मदद दे रहा है, कौन सी योजनाएं आपकी गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर रही है। ये आप देखिए, नीतीश कुमार का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उसके हिसाब से आप तय करना कि आपको जाति देख के वोट देना है कि विकास के नाम पर वोट देना है। और मुझे लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का 11 साल का जो काम रहा है और नीतीश कुमार का 20 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नीतीश कुमार और मोदी ने मिलकर जो 111 हुए, और मुझे लग रहा है उसने ये पूरा जो कहते हैं ना कि सुपड़ा साफ करना, कि 25 सीटों पर आरजेडी को लाकर टिका दिया। कांग्रेस जैसी पार्टी, आप बताइए 6 सीटों पर आके टिक गई है कांग्रेस, जिसमें से 3 सीटों तो कांग्रेस 1000 वोट से कम मार्जिन से जीती है, वरना कांग्रेस तो 3 सीटों पर आकर टिक जाती। और सिर्फ ये नीतीश कुमार का नहीं हुआ, प्रधानमंत्री योजनाओं का 5 सीटें दिखा रही थी, उसमें से 3 पर मार्जिन 1000 से नीचे, बिल्कुल 1000 से नीचे था और एमआईएम उससे आगे चली गई थी। 8वें नंबर पर पार्टी पहुंच गई। मतलब लॉटरी लग गई है, मानिए कि इतनी भी आई है। तो सर वो जाति वाला डेटा आप निकालिएगा जो आप मुझे दिखा रहे थे ना, वो इंपॉर्टेंट है। तब तक मैं बताता हूं आपको, यादव की बड़ी बात चल रही है ना इस चुनाव में। यादव समाज के 28 कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव जीत करके इस बार विधानसभा में आए। अब देखिए, इसमें से एनडीए ने 15 यादव दिए थे, जेडीयू ने 10 यादव दिए थे, 8 जीत गए। बीजेपी ने 8 को उतारा था, 5 जीत गए। चिराग पासवान ने 5 यादवों को टिकट दिया था, इसमें से भी जो है 2 यादव जीत करके आगे आए हैं। और बिहार में आजादी के बाद से 18 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे कम मुस्लिम कैंडिडेट विधायक बनकर इस बार विधानसभा में आए हैं। सिर्फ 11 विधानसभा पहुंचे हैं इस बार मुस्लिम कैंडिडेट जो है। और सबसे खास बात जो है वो ये रही कि इन 11 में से 5 ओवैसी के हैं। 18 मुसलमानों को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया था, सिर्फ 3 जीत करके आए हैं। कांग्रेस ने 10 मुसलमानों को टिकट दिया था, केवल 2 जीत करके आए। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो जो 5 सीट आई उसमें से भी 2 जो है मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से आई है। ये और मैं कल, अब इसमें मतलब यादव वोट मिला आरजेडी को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यादव वोट हो, मुस्लिम वोट हो, बिखराव हुआ, टूटे, मतलब ये कोई वहां सोच ये नहीं थी कि ना साहब ये हमारे जीने मरने का सवाल है, तेजस्वी को नहीं दिया तो क्या हो जाएगा। लोगों ने जहां जहां उनको लगा दूसरा उम्मीदवार है, ऐसे एमआईएम में विकल्प दिखा, एमआईएम को दिया। मैं कल ओवैसी जी से बात कर रहा था, इंटरव्यू उनका चल रहा था रात को, तो उनको वो कहने लगे कि साहब ये तो उनसे कहिए जिन्होंने हमको गठबंधन में नहीं लिया कि क्या सोच के नहीं लिया। तो मैंने कहा कि भाई लेकिन एक बात तो सही है, ऐसा तो नहीं कि उनको वोट नहीं मिला, आज भी 34-35% उनको मिले हैं, तो वो वोट यहीं से तो आया है। तो वो बोले अच्छा किया आपने ये बात बोली, अब जरा एनडीए आरजेडी वालों से कहिए हिम्मत है तो बोलें कि यादव की वजह से हम हार गए, बोले कोयरी कुशवाहा की वजह से हम हार गए, बोले कि हमको अपर कास्ट ने वोट नहीं किया, हमको दलित ने वोट नहीं किया। ये बोल सकते हैं। अगर मुसलमान और मुसलमान ने वोट दिया है तो बाकियों ने नहीं दिया, इसीलिए हारे। तो खुल के बोलो ना इस समाज ने हमको वोट नहीं दिया।
उनके मन में टीस है, लेकिन वो बात तो ठीक है त्रिपाठी जी। देखिए, हम लोग जब महाराष्ट्र में वो लड़ रहे थे और विशेष करके उत्तर प्रदेश में वो लड़ रहे थे, तो हम लोग तब भी चर्चा कर रहे थे, और जो मुझे भी जमीन पर दिख रहा था, हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि तकरीर तो उनकी खूब मुसलमान सुनता है, और खास करके यूथ वो सुनने लगा। पुराना वाला मुसलमान कहता है कि नहीं भाई, हमारे नेहरू गांधी परिवार का बच्चा है, ये मुलायम सिंह जी का बच्चा है, लालू जी का बच्चा है, वो ऐसे ही बात करते हैं। मुसलमानों के बीच में आप बैठिए तो ये ऐसे ही बात करेंगे कि उनका बच्चा है, वो देखिए हमारे लिए क्या करते थे, तो इस तरह की बात होती है। लेकिन वो जो नौजवान था वो शायद उसका हिसाब हो गया बड़ा, जैसे हम कह रहे हैं ना कि एस्पिरेशनल बिहारी, जो यूथ की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, एमवाई बदल गया, तो जो मुसलमान था वो यूथ में कन्वर्ट हो गया। ये इसको आप समझिए जरा, मुसलमान जो है एमवाई का, वो यूथ में कन्वर्ट हो गया, और उसको ओवैसी जी की बात बहुत ठीक ठीक से सुनाई देने लगी, बड़ी लाउड सी सुनाई देने लगी। उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे कि ओवैसी का इन्होंने मजाक बनाना शुरू किया। हम आप कुछ कहते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन जब कोई पार्टी संस्थागत तौरों पर मजाक बनाती है तो वो लोगों को लगता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहती है कि अच्छा हमारा नेता इतना हो गया। फिर वो इमरान प्रतापगढ़ी, अब उनकी तो समझ मुझे पता नहीं क्या है, शायरी वगैरह करें, हमारे मूल जिले से आते हैं, बड़ा अच्छा नाम भी आगे प्रतापगढ़ी लगाया हुआ है, लेकिन उन्होंने जाके कहा कि अरे जुबली हिल्स पर तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे ओवैसी, यहां देखिए वो कह रहे हैं अलग चले गए। अरे भाई, ओवैसी भी तो यही कह रहे हैं कि हम तो आप ही के साथ हैं, हम तो सो कॉल्ड सेकुलर मतों को बंटने नहीं देना चाहते हैं, हम तो भाजपा को हराना चाहते हैं। ये लोग सोचे कि ठीक है, भाजपा को लड़ने के लिए तो हम ही हैं। उल्टा पड़ गया, अनुमान जो है उल्टा पड़ गया। लेकिन अब ये वाला उल्टा पड़ना, इसको आप महाराष्ट्र की एक लोकसभा या विधानसभा सीट या पिछली बार की 5 विधानसभा सीटें, उससे मत जोड़िए। ये ओवैसी के फुटप्रिंट पूरे देश में पहुंचने की गंभीर शुरुआत है। इसको इस तरह पूरे से देश देखा जाए। पूरे देश में, क्योंकि अब जो वो सुन रहा है नौजवान, अब उसने वोट करना शुरू कर दिया। दोनों का फर्क समझिए। राकेश जी को ये बता रहे थे, आप चाहे जैसे देखें, लेकिन ये गंभीर शुरुआत है। मैंने इसीलिए कहा था वो जिन्ना फैक्टर जो आप कह रहे हैं ना, मुसलमानों के ये वाकई ये उनके कान तक के पहुंच गई कि 2%, 3% के एक जाति को ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक। और हम 14 नहीं 16% हैं बिहार में। 16%, 17% वाले को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। सीटों की संख्या को लेकर के भी बात करें तो हम एक, जो ओवैसी ने कहा कि भाई तुमको ये सिर्फ वोटर समझते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ समझते ही नहीं है, दरी बिछावन वाला है। ये बात उनको नहीं है। और आपने देखिए कितना मैसिव मैंडेट मिला है। मैं इसे मैसिव मैंडेट कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार वो जीत करके आया था, उसके सारे विधायकों को तोड़ करके गए, लेकिन फिर उभरा आदमी बाउंस बैक करता है, दूसरे कैंडिडेट के साथ बाउंस बैक करता है। इसका मतलब है कि जो ओवैसी खड़ा कर रहा है, वहां का मुसलमान उसके साथ खड़ा हो रहा है। ये वोट ओवैसी का है, ये ओवैसी का वोट है, ये कैंडिडेट का वोट नहीं है। इस चीज को गंभीरता से समझिए, वो ओवैसी का वोट है। और जो कह रहे हैं फुटप्रिंट, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात है। ओवैसी जिस बात को कह रहे हैं कि भाई हमको पूरे देश में मुसलमानों का हम प्रतिनिधित्व, अब यूपी से शुरुआत होगी, मुझे लगता है इनकी। बिल्कुल, बंगाल से भी, बंगाल आसाम से भी हो सकती है। निश्चित तौर पर हो सकता है, आगे उस पर बात करें, लेकिन एक लाइन जोड़ दूं। अखिलेश यादव, इकरा हसन और सबको लेकर जितनी ताकत से वहां गए थे, ये भी जरा समझिए। और 2 लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम राजनीति छोड़ देंगे, तो प्रशांत किशोर वाला तो सबको याद है, वो आगे बात कर लेंगे नीतीश अगर 25 से ऊपर। लेकिन एक और सज्जन थे, उनका नाम है श्रीमान पप्पू यादव। अच्छा, उन्होंने कहा था कि अख्तरुल ईमान जीत गए, जो ओवैसी की पार्टी के हैं, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। सर आप कुछ बोल रहे थे, सुनिए जा रहा हूं। मैं मुसलमानों पर, माइनॉरिटी पर बात हो रही है तो उसकी चर्चा करना चाहता हूं कि ओवैसी जी को वोट मिला, सीट मिली, ये सच है। इसमें 5 सीटें मिल गई, अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। आरजेडी और महागठबंधन को मुसलमानों का सीट नहीं मिली, वो है। भारतीय जनता पार्टी ने तो खैर कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए। लेकिन ये मेरे लिए चिंता की बात है। अगर मुसलमान अपने लिए मुसलमान नेता चुन रहे हैं तो मैं इसे, ये कल परसों भी मैंने बोला था इस बात को, ये देश की सामाजिक राजनीतिक चिंता होनी चाहिए। मैं कोई ओवैसी जी के खिलाफ, ये गंभीर बात बोल रहा हूँ मैं आपको, कि ये मुसलमान, अगर अभी तक वो मुसलमान अपना नेता जो भी होता है उसको चुन रहा था, उसमें जाति धर्म इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन जब मुसलमानों में मुसलमान, ओवैसी को क्यों चुना है? ठीक है सर, ओवैसी को इसलिए चुना है, एक लाइन कंप्लीट कर ले सर सेंटेंस। हाँ,
ओवैसी को इसलिए चुना ना कि वो उनको मुसलमानों के मुसलमान नेता के तौर पे देख रहा है। तो ये गंभीर चिंता है। ये विपक्ष में जो लोग मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी देखना चाहिए। कांग्रेस राहुल गांधी ने कांग्रेस सीटों पर फोकस किया, प्रियंका गांधी ने फोकस किया, कांग्रेस का पूरा फोकस मुस्लिम सीटों पर था। और आप देखिए वाल्मीकिनगर सीट कांग्रेस 1675 वोट से जीती है और ये चनपटिया सिर्फ 602 वोट से कांग्रेस जीती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 221 से सिर्फ फारसगंज सीट जो है वो 221 से सीट जीती है। तो ये 3 सीटें अगर कांग्रेस चली जाती तो कितनी रहती? 2 रहती। तो 2 सीटों पे कांग्रेस जीती, वो भी सीटें 12,000 से। ये मुस्लिम कैंडिडेट जो है जो बता रहे हैं, ये मुस्लिम कैंडिडेट। अब बात करते हैं बिहार इलेक्शन के एनालिसिस में राहुल गांधी की। बहुत जरूरी है। आप कहेंगे राहुल गांधी को इतनी चर्चा हम क्यों दे रहे हैं? 4 तो 5 तो सीट आई है उनकी, जरूरी है ये बात करना, क्योंकि इसमें भारत की राजनीति के बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो छुपे हुए हैं। और अब अगर आपने राहुल गांधी का कल का जो है वो ट्वीट आपने अगर देखा हो तो उसमें उन्होंने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि मैं बिहार के करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। अच्छी बात। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरुआत से निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। चुनाव निष्पक्ष नहीं था, करोड़ों लोगों ने आपको वोट डाल दिया, दोनों बातें कह रहे हैं वो। अब हम इसकी जो है समीक्षा करेंगे। अगर राहुल जी ने, ये तो मेरे ख्याल से 90-95वां चुनाव होगा जो हारे हैं वो, तो अगर एक इसमें से वो पहला जो हारे थे उसकी कर ली होती तो शायद हारते ही नहीं ये वाला। तो पहली बात तो ये। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस एक सुर में भी बात नहीं कर पा रही है इस हार के बाद, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर हम अभी भी जो है इसको कालीन के नीचे डालते रहे अपने कूड़े करकट को, तो कभी तो हमारा घर साफ हो ही नहीं पाएगा। खड़गे साहब का ट्वीट आपको दिखाता हूं। खड़गे साहब ने जो कल पोस्ट किया, खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए ऐसी ताकतों और के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं। अब जनता के फैसले का सम्मान और लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ लोकतंत्र की सुरक्षा करना, ये दोनों बातें एक सांस में चुनाव के नतीजे पे आप नहीं बोल सकते। या तो सम्मान कर लीजिए, मान लीजिए कि आपको जनता ने 5 सीट दी है, या फिर दूसरी लाइन पूरी बोलिए कि हम इसको नहीं मानते साहब, ये नतीजा नहीं होना चाहिए था, हमको वोट अच्छा पड़ा है, पढ़ना और पढ़ना चाहिए था, और ये हार जो है हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ये जीत भी हम स्वीकार नहीं कर रहे दूसरे आदमी की। दोनों बातें कैसे सच हैं? सम्मान भी करेंगे और हम ये भी कहेंगे कि दुरुपयोग हुआ है। तो ये कांग्रेस पार्टी एक्चुअली अभी प्रॉब्लम जानते हुए कि अंदर है, वो ये पब्लिकली कोई एक लाइन नहीं ले पा रही है। इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं, वो भी मैं आपको जो है आगे दिखा दूंगा। जैसे अब ये शकील अहमद खान, ये विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। अब ये खुलकर कह रहे हैं कि जनता का जनादेश है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, ग्रेसफुली स्वीकार करो। ये वो आदमी है जिसको बिहार में राजनीति करनी है, इसको ट्विटर पे राजनीति नहीं करनी है, इसको लोगों के बीच में जाना है, फिर चुनाव लड़ना है, फिर जीत के आना है, अपनी पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति है। तो वो इधर उधर की बात नहीं कर रहा है, वो साफ कह रहा है भाई हारे हो, स्वीकार करो कि हार हुई है और अच्छे से स्वीकार करो और लग के काम करो। इस्तीफा दे दिया है। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए और जनता का मैंडेट है उसको स्वीकार करना चाहिए। जनता की ख्वाहिश है कि ये जो मौजूदा सरकार है वो चले, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सरकार बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा सरकार यहाँ की और केंद्र की दोनों मिल करके ठीक ढंग से सेवा करें और 10,000 का जो घूस दिया है उस तरह की प्रक्रिया को न करें। बिहार में तो बेहतर है। जनता ने स्वीकार किया है इस सरकार को, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए। और काम के लिए हम लोगों को विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। विपक्ष अपनी मौजूदा स्थिति को और मजबूत करे और अच्छे से काम करे। साहब ये इनके विधानसभा के नेता थे। अब अपना चुनाव पता नहीं जीते कि हारे या लड़े थे कि नहीं लड़े थे, लेकिन कह रहे हैं आप भाई स्वीकार कीजिए, ग्रेसफुली स्वीकार कीजिए कि आप हारे हैं। और राहुल गांधी दीन दुनिया की, पूरी दुनिया की बातें बता रहे हैं। खड़गे साहब डबल स्पीक कर रहे हैं। सर देखिए, बिहार की जनता या बिहार की कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, व्यक्तिगत तौर पर जब बात करेगा तो राहुल गांधी की बात में उसे कोई दम नजर नहीं आता है। और जो भी SIR है उसके साथ वो खड़ा है। सिर्फ राहुल गांधी की खुन्नस है, जिस कारण भी हो, या
जिसे हम कहते हैं ना, कई बार आदमी इसेंट्रिक हो जाता है। तो और दूसरी बात, जब चौंकाने वाला किसको होगा? जो जमीन पर रहेगा उसको चौंकाने वाला परिणाम बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। हम वहां पर नहीं गए, हमारे लिए भी वो चौंकाने वाला था, लेकिन जो जमीन पर कार्यकर्ता काम कर रहा था वो तो कह रहा था कि हम जीत रहे हैं भाई, हम बाहर से थे। वैसे ही हमारी तरफ से वो बाहर से ऊपर करके लैंड करके आए थे कोलंबिया से। जब उनको चुनाव गंभीरता से मैनेजमेंट करना था, उस समय वो कोलंबिया में बैठ करके 1 महीना रह करके आए। जब चुनाव प्रचार करना था तो वो चुनाव प्रचार करने के बजाय यहां पर रहे। अंतिम समय जो है जंगल सफारी कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे आदमियों को चुनाव उनको लगेगा ही। और ये तो ये इससे क्या गलत घटिया बात हो सकती है भाई? आप पराजित हो रहे हैं, जनता आपको नकार रही है, जनता आपके मुद्दे को नकार रही है, फिर भी आप कह रहे हैं। अरे ये बताता है कि लोकतंत्र में यदि फेयर चुनाव होगा तो यही परिणाम होगा। यदि बंगाल में भी जो कल प्रधानमंत्री ने बोला है, बिल्कुल गलत नहीं बोला है। यदि SIR, यदि डेटा वो शुद्ध हो जाए और उसके आधार पर फेयर इलेक्शन हो, तो बंगाल का परिणाम भी वैसा ही मिलेगा जो आपको बिहार का परिणाम। जब गिनती काउंटिंग चल रही थी तो एक अंतिम बात कह दूं, देखिए, चौंकाने वाला उसको होता है ना, जितना राहुल गांधी वही बोलते हैं जो उनको फीड किया जाता है। जब अपनी समझ और अपना अनुभव होता तो वो दूसरी बात बोलते हैं। ठीक, कल मैं आपको बताता हूं ट्यूटर्ड विजडम, ये लाइन कैसे बदली कांग्रेस की और अभी भी क्यों एक लाइन पर नहीं है। कल जब नतीजे आ ही रहे थे, मतलब मेरे ख्याल 1-2 बजे के आसपास जब कन्फर्म दिख गया था कि ये तो सब सुपड़ा साफ हो गया, तो कांग्रेस के नेताओं ने बयान देना शुरू किया। पहले पवन खेड़ा का बयान आया। पवन खेड़ा ने कहा कि ये चुनाव जो है ज्ञानेश कुमार बनाम बिहार की जनता है और इसमें ज्ञानेश कुमार फिलहाल जीत रहे हैं, ये एक बात उन्होंने कही। फिर गहलोत साहब ने यही बात कही, ये तो चुनाव आयोग बनाम जनता के। फिर गहलोत साहब को समझ में आया कि नहीं साहब यार कुछ तो, अब वो क्योंकि हैं तो बड़े नेता, असलियत सब जानता है आदमी अंदर से, तो उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, ये जो राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, वो तो ये जो 10,000 रुपया दिया गया महिलाओं को चुनाव के बीच में, वो इसको वोट चोरी कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया। अचानक पलट गए वो। और उसके बाद फिर शाम तक अभी आपने देखा, ये जो बाकी लोग अभी लिख रहे थे खड़गे साहब, निष्पक्ष चुनाव नहीं था, हम एक ऐसा, ये फेयर इलेक्शन नहीं था। राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में क्यों SIR, वोट चोरी क्यों नहीं लिखा? बिहार में जब वो 16 दिन की यात्रा निकाल रहे थे, तो जब उनसे पूछा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, तो कह रहे थे कौन? वोट चोर, वोट चोर मोदी, वोट चोर मोदी। फिर अब क्यों बंद कर दिया बोलना? क्योंकि आप बोलेंगे तो जनता जो है सुनाएगी, जनता पसंद नहीं करेगी अगर आप खदेड़ेगी। सर, कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी और माओवादी की पार्टी बनते जा रही है और कांग्रेस की राजनीति का आधार जो है पूरा नकारात्मक राजनीति का आधार हो गया है, जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। और उन्होंने आशंका जताई कल प्रधानमंत्री मोदी ने कि कांग्रेस जितनी नकारात्मक राजनीति कर रही है, आने वाले समय में कांग्रेस में एक और विभाजन हो सकता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए सीधा सीधा संदेश है कि जिस तरीके से आप लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है, 2024 के बाद 6 चुनाव हो जाते हैं, आप चुनाव हार जाते हो और आप एक भी चुनाव को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी तैयारी में कोई कमजोरी रही होगी, जनता का विश्वास अर्जित करने में हम कहीं कमजोर रहे होंगे, हमारी राज्य सरकारों ने काम नहीं किया होगा इसलिए वहां की जनता ने मतदान में उन्हें हरा दिया। आप सीधे चुनाव आयोग को चुनौती देते हो, आप चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हो, आप ईवीएम के ऊपर आप देश देते हो। लोकतंत्र के अंदर भारत जैसे सशक्त, इतने मजबूत लोकतंत्र पे आप लोकतंत्र की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर एक बड़ा माओवाद और जो मुस्लिम लीगी और जो तमाम तरह की अराजक ताकतों को समर्थन देने की कोशिश करते हो। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग अब सांसदों का कांग्रेस छोड़ने की तैयारी करेगा। वो समझ जाएगा कि राहुल के इस राज के अंदर कुछ नहीं होने वाला है और मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में आपको एक बड़ा वर्ग राहुल के खिलाफ कांग्रेस के अंदर खड़ा दिखेगा। बोली अपनी विक्ट्री स्पीच में, उन्होंने कहा मैं बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब विद्रोह शुरू होगा और कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर टूटेगी। ये बात उन्होंने कही, टूटेगी नहीं टूटेगी, लेकिन आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। उसका सैंपल आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले मोदी जी की बात सुनिए। मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये MMC है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति
घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। अब विभाजन होगा कि नहीं होगा ये तो ज्यादा हमारे अनुभवी साथी वो अपना आंकलन आपको बता सकते हैं, लेकिन एक G23 ग्रुप तो बनी गया था कांग्रेस में और वो बड़ा वोकल ग्रुप था। वो सोनिया गांधी तक शिकायतें ले जाता था। सोनिया जी ने कहना शुरू कर दिया कि भाई आप, मैं कुछ नहीं कर सकती, राहुल से बात करो। तो कुछ लोगों ने राहुल से बात कर ली, कुछ लोगों ने कांग्रेस ही छोड़ दी। ये हुआ। अब कांग्रेस बटी तो नहीं, टूटी तो नहीं। अब राहुल गांधी जब खुद ही कहते हैं जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना ना है, आई डोंट केयर, ये उनका यही कहते हैं, मेरे साथ जो चल सकता है वो चले, जो नहीं चल सकता वो पार्टी छोड़ दे। तो अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी पावर में नहीं आ रही है, तो इसीलिए बहुत बड़ा खेमा जो है असंतुष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ी सिंपलिस्टिक रीडिंग है, क्योंकि आप पार्टी विपक्ष में है, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग पावर में हैं। जो व्यक्ति राहुल गांधी, जिसको राहुल गांधी का वरदहस्त है, जिसको राहुल गांधी तक एक्सेस है, जिसको राहुल गांधी के कान तक बात कहने की आजादी है, वो तो पावरफुल है ना कांग्रेस पार्टी में। और आज उनको दोष देने के लिए लोग खड़े हो गए, उनको दोष दे रहे हैं। अभी भी बात नौबत वहां तक नहीं आई कि राहुल गांधी को सीधे दोष दे रहे हो। मुमताज पटेल, लेट अहमद पटेल की डॉटर है, उनकी बेटी हैं, इन्होंने पोस्ट किया एक सोशल मीडिया पर, और इन्होंने ये कहा कि ये समय सच्चाई को स्वीकार करने का है, ये आरोप या एक्सक्यूज देने का समय नहीं है। हमारा वर्कर ग्राउंड पर जबरदस्त मेहनत करता है, लेकिन पार्टी में पावर कुछ ही लोगों के पास है और जिनके पास ग्राउंड रियलिटी की कोई समझ नहीं है। और जब तक आप वहां परिवर्तन नहीं करोगे, नतीजों में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। मैं हमेशा कहती हूं दिल से कांग्रेसी हैं, पर उन लोगों को ना कोई पूछता है, उन लोगों को ना कोई एक्नॉलेज करता है, उन लोगों को ना कोई पद अधिकार दिया जाता है। सिस्टम हमारी पार्टी में भी, अगर हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम लोकतंत्र को बचाने की बात करें, अगर हम इलेक्टोरल प्रोसेस को बचाने की बात कर रहे हैं, तो हमारी खुद की पार्टी में भी power is concentrated in the hands of few and those very people get rewarded again and again. Accountability किसी भी किस्म की नहीं है, और जो असली वर्कर है उनको आप यूज में लाते ही नहीं है, उनको आप पूछते भी नहीं है, उनको आप एक्नॉलेज भी नहीं करते। तो इस तरह के सिस्टम को फाइट करने के लिए आपको हर एक वो हाथ चाहिए जो जमीन पे आपके साथ जुड़ा हुआ है। चले, अभी अब मुमताज जी के पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी लीडर नहीं है, लेकिन पार्टी में तो हैं। भाई छोड़ गया है इनका, पार्टी छोड़ दी थी। उसने कहा था जब काम ही नहीं करने देते तो हम पार्टी में रह के क्या करें, लेकिन ये तब भी पार्टी में बनी रही। अब खुलकर इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया त्रिपाठी। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस टूटेगी। मतलब मुझे भी थोड़ा सा क्या कहूँ, बोलते हुए अजीब लग रहा है। अहमद भाई की बिटिया है, अल्ट्रा एलीट हैं ये, ठीक है। राहुल जी थोड़ा ज़्यादा बड़े एलीट हैं, वो तो मतलब क्या कहेंगे, अल्ट्रा या और क्या भगवान जाने, वो तो प्रधानमंत्रियों के परिवार में पैदा हुए। लेकिन ये भी तो इनके पिता जिस पावर में थे, तो जरा बताइए ना कि मुमताज या उनके भाई ने कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप कर दी। गुजरात से दोनों लगाते हैं, कहाँ एक अच्छा संगठन तैयार कर दिया। अभी भी कहाँ कौन सा एक बढ़िया काम कर रहे हैं कि संगठन के लिए जूझे पड़े हुए हैं। कुछ मंचों पर, कॉन्क्लेव में, टीवी की बाइट में वही करना है तो कोई भी कर लेगा। तो ऐसे लोगों की सलाह थोड़ा समझ में नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस से कद्दावर लोग छोड़ छोड़ कर गए, वो बता कर गए क्या है। राहुल गांधी, और मैं बार बार जो कहता हूं कि ये कांग्रेस नहीं, ये राहुल कांग्रेस है। राहुल कांग्रेस के सोचने का तरीका उस विचार से आता है जिसमें सड़क बनने का मतलब अडानी के लिए टैंकर पर पानी लेके जाना होता है। तो इतनी शानदार विचारधारा वाली जो राहुल कांग्रेस है, उसमें कांग्रेसी खड़े होंगे क्या। और वो ये जो परिवारवादी हैं, किसी बड़े पिता के बच्चे जो है, वो नहीं कर पाएंगे। वो तो है ही है उनके आसपास। असली कांग्रेसी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बेचारे सचमुच 20 साल 30 साल से लड़ रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्या वो रिवोल्ट करेंगे? क्या दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े कांग्रेसी हैं वो उस खांचे से बाहर निकालने की कोई कोशिश करेंगे क्या? अब एक बात मैं आपको बताऊं, AK एंटनी को आप चाहे जैसे देखें, रक्षा मंत्री के तौर पर वो रक्षा सौदे ही नहीं करते थे कि कहीं उसमें कमीशन खोरी ना हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन सोचिए वो दिल्ली नहीं रहते हैं, वो चले गए केरल। क्यों? क्योंकि उनकी बात सुनने के लिए यहां तैयारी नहीं। वो AK एंटनी जो सोनिया जी के अत्यंत विश्वस्त थे, तो आप जो बता सकते थे उनकी सुनते नहीं। और राहुल के बारे में कहा जाता है बेहद मूडी, अच्छे मूड में है तो किसी को भी कहो थोड़ी देर के लिए आनंद मुद्रा में आ जाए, मिलना कठिन। और रणनीति जैसी चीज राहुल गांधी की डिक्शनरी में नहीं है।
राहुल कांग्रेस के डिक्शनरी में, इसीलिए आपको कोई रणनीति नहीं दिखती है। अरे भाई मैं मतलब सबसे एक लाइन बोलूं आखिरी, वो गए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? कोई नेता बाहर जा सकता है, तो क्या पार्टी की कोई रणनीति नहीं हो सकती कि उनके प्रवक्ता बैठ के और काउंटर करते, सौरभ जी कहते कि भाई यहां गए हमारे नेता, इस काम से गए, इसमें क्या लौट कर आए? उनको पता ही नहीं है, राहुल जी ने झोला उठाया चल दिए, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। मसला वो है, 4 लोगों को पता होगा परिवार के बाहर की राहुल गांधी कहां गए। नहीं, परिवार के बाहर भी किसी को नहीं पता होगा, परिवार के बाहर नहीं मालूम होगा, किसी को नहीं पता पार्टी होगा। में किसी को, तो खड़गे जी को, मुझे नहीं वेणुगोपाल जी को, मुझे नहीं लगता खड़गे जी और वेणुगोपाल जी को पता है। जब वो चले जाते हैं तब उनको कहा जाता है कि अच्छा ठीक है, जैसे आदमी कहता है ना कि आई एम आउट ऑफ टाउन, ये अगर ऐसा है तो फिर क्या ही, फिर तो बचा ही क्या। नहीं, लेकिन वरना अगर होता तो क्या वो लोग कोई रणनीति, लेकिन बोलने वाले बोल रहे हैं। अब ठीक है, मैं उस स्तर पर नहीं, अब कोई शशि थरूर बोले तो आज शशि थरूर के बोलने का कोई मतलब नहीं। कुछ अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट कुछ बता रहे थे समीर जी, जैसे कल अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, बिहार में जो इनके सांसद हैं या पहले थे, अभी भी है मेरे ख्याल में, प्रभारी थे, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। उनको ये कहा जाता था कि भाई ये इनकी तो लॉयल्टी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लालू यादव के साथ है, तो इस बार वहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी बदला, प्रदेश प्रभारी भी नया आया, अल्लाह बरू जी, और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए। तो कल क्या कहा, चुनाव हार गए वो चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, कुटुंबा से हारना ही था। जब वहां पर आप उसी को फ्रेंडली फाइट बनाने में जुटे हुए थे, आखिरी मोमेंट पर आपने कैंडिडेट वापस लिया था। लेकिन उन्होंने क्या कहा अखिलेश प्रसाद सिंह ने, मुझे सवाल है साहब, ये बड़ी बुरी हार हुई आपकी। बोले अभी अब मुझसे क्या पूछ रहे हो, अल्लाह बरू जी और राजेश राम से पूछो जाके, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो प्रभारी है, वो बताएगा ना, वो बताएगा। मैं क्या बताऊंगा कि क्यों हारे। लेकिन ये शुरुआत पर तो लग रही है सर। नहीं, लेकिन उनको भी इतना कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस का उन्होंने संगठन थोड़े खड़ा किया। कोई, मैं बात ये हो रही थी कि इसकी जवाबदेही किसकी है? राहुल गांधी से तो जवाब नहीं लिया जा सकता। हाँ बिल्कुल, उनके अलावा और किसकी जवाबदेही? बिल्कुल सही बात है। देखिए, राहुल जी की जवाबदेही तो है ही, क्योंकि वो लीडर हैं, पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। और उनके पोस्ट में मुझे एक कंट्राडिक्शन लगा। एक तो उन्होंने लगा कि ये चुनाव मतलब करोड़ों लोगों ने वोट दिया, धन्यवाद, वो तो ठीक है। नहीं, उसके आगे उन्होंने लाइन लिखी, दूसरी लाइन कि भाई ये परिणाम कई मामलों में चौंकाने वाला है और हमें ये शुरू से ही निष्पक्ष नहीं लग रहा था। जब शुरू से ही निष्पक्ष नहीं लग रहा था तो उसमें क्या चौंकाने वाला हुआ? वही आएगा ना, नतीजा है। मतलब ये होता कि पहले लग रहा था कि सही होगा लेकिन बाद में हो गया, ऐसा नहीं हुआ। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि क्या राहुल जी इस बात के लिए तैयार। और एक मुमताज़ जी पर बोल दूं, मुमताज़ जी ने ये बात बोली है जो 30 साल तक एलीट फैमिली में, अहमद पटेल के अलावा 30 साल में कांग्रेस में किसी की चली है? मुमताज़ जी के पास तो ये हक ही नहीं है मेरे हिसाब से बोलने का। और यदि हम उनको लगा रहे हैं तो बड़ा, मेरे लिए तो बहुत हैरानी वाली बात है। मुमताज़ जी तो ये कह ही नहीं सकती। सर एक लाइन बोल दूं, एक टेलीविजन चैनल पर कहा गया था आज से 8 साल पहले, गांधी परिवार और अहमद पटेल पर छोड़ करके आप कुछ भी बोल सकते हैं जी, उसमें कांग्रेस की सरकार थी। बस इतनी टिप्पणी करना हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि अहमद पटेल को लेकर, मतलब मैं उनका वो नहीं कर रहा, सम्मान की बात नहीं कह रहा, कि वो कांग्रेस के नीति नियंता सब कुछ कह लीजिए। अहमद पटेल थे, मुख्यमंत्री बनाना है, हटाना है, मंत्री बनाना है, संतरी बनाना है, व्हाटएवर। ठीक है। तो ऐसे लोग यदि आज टिप्पणी करें तो वो ये है क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। और जो हरजी ने कहा कि आप करिए ना मेहनत, खड़े हो जाइए पार्टी के लिए। जब पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे तभी आप चुनाव लड़ेंगे, तभी आप संगठन के लिए काम। और अखिलेश जी के लिए आप करें, अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष है ना, वो कैसे कह सकते हैं ये बात? क्या आपको लगता है कि अब कोई अकाउंटेबिलिटी मांगेगा कांग्रेस में खड़ा होकर के कि मेरा नेतृत्व जवाब दे, या नहीं? वो बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, मांगेगा, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। और जब राहुल, एक बात आपने जो बहुत टिप्पणी की थी कि राहुल जी कहते हैं कि भाई जो मैं तो ऐसे चलूंगा, जो जिसको नहीं पसंद है अच्छा, वो नहीं रहे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ये समझते कि कांग्रेस उनकी पार्टी है केवल, मतलब जिसको उसमें रहना है, या तो मतलब ये इसका मतलब ऐसे निकाला जा सकता है। वो तो ये मानते हैं कि जिसने भी आवाज उठाई वो संघी है। अरे मैं आपको एक, अब और विपक्षी दल क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। इन्होंने बिहार के चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इन्होंने एक पोस्ट भी किया और उन्होंने लिखा कि भाई अब ये नतीजा ये बता रहा है कि महिलाओं से संवाद करो। ये बात मोदी 20 साल से समझ गए कि देश में आपको अगर वोट बैंक ही बनाना है तो महिला को बनाओ ना, नौजवान को बनाओ ना, आप बजाय कि सिर्फ जाति जाति ढूंढने के। सुनिए, बहुत क्लियर ये इस बात को लेकर था कि महिलाएं बहुत सारी संख्या में बाहर आकर वोट कर रही हैं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोटिंग महिलाओं की हुई है 8.8%। और अगर हम पास्ट इलेक्शंस देखें तो वो जो वोट हुआ है वो भाजपा की तरफ ही हुआ है। तो ऐसा क्या नैरेटिव है जो भाजपा उनसे बात कर पा रही है, उनको कन्विंस कर पा रही है, और हम दूसरी तरफ
उनसे उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर ट्रोल भी किया कि 10,000 रुपये महिलाओं को मिले, तो ये महिलाओं की इंटेलिजेंस के लिए एक इंसल्ट होगा कि उनको ये रिड्यूस कर देना क्योंकि उनके हाथ में 10,000 रुपये दिए। ऐसे तो किसानों के हाथ में भी पैसे गए हैं, ऐसे तो राशन भी गए हैं, युवाओं के हाथ में भी पैसे गए हैं, पर महिलाएं क्यों आकर वोट कर रही हैं? महिलाओं से हमें सीधा संवाद रखना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा की बात हो, उनकी सम्मान की बात हो, उनकी शिक्षा की बात हो, उनकी प्रगति की बात हो, उनकी भागीदारी की बात हो। महिला एक इम्पॉर्टेंट तबका है जिस पे चर्चा करनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जो एजेंडा रहा वहाँ पे, जो हमारा एज एन इंडिया अलायंस का रहा, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का रहा, वो उन मुद्दों पे रहा जहाँ पे महिलाओं के बारे में चर्चा ही नहीं हुई। मेरी तो खुल के बात कह रही हैं कि भाई, खुल के वो कह रही हैं कि भाई महिला के लिए कोई बात आप करते तो आपको ये कहने का हक था कि भाई महिलाओं ने जो है 10,000 रुपया लेके वोट दे दिया। जो बहुत सारे लोगों ने कल कहा कि 10,000 में आप लोगों ने, किसी ने, मुकेश सहनी ने ऐसा एक बयान दिया है कि आप लोगों ने 10,000 रुपये लेके वोट दे दिया, लेकिन सोचिएगा कि क्या आप लोगों ने ये ठीक किया। और उन्होंने दूसरी बात की कि भाई ग्रेसफुली उसको कहा कि भाई हम जनादेश मानते हैं, इसमें अब इस पर बहस नहीं कर। मुकेश सहनी ने कहा कि जो हाँ, आया है वो मुकेश वो वर्डिक्ट स्वीकार किया, लेकिन उसमें कहा कि ये वो 10,000 का वोट है। नहीं, इन्होंने एक दूसरी बात बहुत अच्छी कही इन्होंने, प्रियंका चतुर्वेदी ने, कि राशन नहीं बट रहा क्या, युवाओं को नहीं बेरोजगारी भत्ता मिल रहा क्या, किसी ने महिला के हाथ में अगर थोड़ा सा पैसा दे दिया है तो वो मतलब उसको आप कहेंगे कि वोट खरीद लिया। देश भर में कौन सी स्कीम के तहत किसको नहीं पैसा जा रहा है? सर, प्रियंका चतुर्वेदी की दूसरी समस्या भी शुरू हो गई। अब राज्यसभा खत्म हो रही फरवरी में। मैं यही अभी गिन रहा था कि अप्रैल में कितने महीने बचे। उद्धव ठाकरे इस स्थिति में नहीं है, महाराष्ट्र में कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि उनको फिर से राज्यसभा भेज सके। तो जिस राज्यसभा में जो समीर जी बात बोल रहे हैं, शिवसेना के प्रवक्ता ने ऑन एयर एक टेलीविजन पर बोल दिया। अच्छा, जिस राज्यसभा पे जाने के लिए वो कांग्रेस से उद्धव ठाकरे के पास गई थी, अब उनके पास राज्यसभा जाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वो वापस कोशिश कर रही कि कैसे मैं राज्यसभा माहौल बना सकूं, राज्यसभा के लिए जा सकूं। उनको उम्मीद थी कि अगर बिहार में बेहतर प्रदर्शन होगा तो वापस शायद कांग्रेस में आ जाए, तो कांग्रेस से कहीं राज्यसभा में चले जाऊं। तो ये प्रियंका का जो दर्द है वो कांग्रेस से कई नेताओं का इस समय दर्द है। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस से कई नेता, खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के कई सांसद इस बात को लेकर चिंतित है और वो कह रहे हैं कि भाई जब पार्लियामेंट का सेशन होगा 1 दिसंबर से, तो इस संदर्भ में सोनिया गांधी से हम बात करेंगे कि कांग्रेस किस दिशा में जाना चाहती है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि भाई ये तो माओवादी की पार्टी बनते जा रही है, पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस को तो ठेके पे दे दिया है चलाने के लिए। तो ये ठेकेदारी कौन है, किसने ठेका ले रखा है? कम से कम ये तो पड़े कांग्रेस के अंदर कि कौन चला रहा है। राहुल गांधी को आगे करके पीछे कौन ठेकेदार है? क्या वो केसी वेणुगोपाल है? तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा वर्ग, अब शशि थरूर मुझे लगता है इसकी शुरुआत करेंगे, वो चिट्ठी लिखेंगे, वो पत्र लिखेंगे, और कुछ सांसद में लगता है कि जब अभी सेशन शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो जो प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस में एक और विभाजन या टूट हो सकती है, तो कोई ना कोई फिर वो चिट्ठी लिखने वाला है। अब आपको कुछ देश की और दुनिया की पॉलिटिक्स से हटकर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें जो आपको जाननी ही चाहिए वो बता दें। दिल्ली में धमाका हुआ और इसके 4 दिन के बाद ही श्रीनगर में नौगांव पुलिस थाने के अंदर एक बहुत जोरदार ब्लास्ट हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसका सीसीटीवी फुटेज आया है। बहुत भीषण, बहुत भीषण, इतना भयानक ब्लास्ट था कि 30 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज गई है। और ये पुलिस स्टेशन के अंदर विस्फोट। देखा आपने ये सीसीटीवी की तस्वीरें, इतना जबरदस्त धमाका। लेकिन ये आतंकवादी धमाका नहीं था, ये पुलिस स्टेशन के अंदर रखे विस्फोटक में धमाका हुआ। इसमें 9 लोगों की जान चली गई है, तो बहुत जनहानि भी इसके अंदर हुई है। अब दरअसल इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में जितनी जांच यहाँ फरीदाबाद में हुई और वहाँ से जितना एक्सप्लोजिव इकट्ठा किया, ये जांच प्राइमरीली जम्मू कश्मीर की पुलिस कर रही थी, नौगांव की पुलिस ही कर रही थी। इसकी शुरुआत हुई थी क्योंकि नौगांव में ही वो जैश से जुड़े हुए, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए पोस्टर चिपकाए गए थे, जिसका फिर श्रीनगर पुलिस ने संज्ञान लिया था और फिर वहाँ से तार जोड़ते 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 पहले सहारनपुर, फिर उसके बाद फरीदाबाद तक पहुँची थी। और फिर वो जो मुजम्मिल था, डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी का,
उससे पूछताछ के बाद उसकी जो लोकेशंस मिली वहां से विस्फोटक उठाया गया था 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन अभी अमोनियम नाइट्रेट के अलावा भी कुछ और हो सकता है, कुछ तो उसका पार्ट। 120 पैकेट विस्फोटक वहां से कलेक्ट किए थे पुलिस ने, और इनमें से केवल 8 पैकेट विस्फोटक जो था वो डिफ्यूज किया जाना बाकी था। 120 में से 8, 112 को डिफ्यूज किया जा चुका था, और ये सारा एक्सप्लोजिव लेकर के इस थाने के अंदर लाया गया था। अब बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीमें और पुलिस वाले वहां पर, शायद एक मैजिस्ट्रेट भी मौजूद थे, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी संख्या में कोई बरामदगी होती है तो उसका भी पंचनामा होता होगा, तो उसके लिए मैजिस्ट्रेट को भी वहां पर होना था, मैजिस्ट्रेट भी वहां पर थे, तो वो इस सैंपल को देख रहे थे या सैंपल अलग कर रहे होंगे, और उसके अंदर ये धमाका हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने ये बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि ये धमाका एक एक्सीडेंट था, ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, और विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान ये धमाका हुआ। लेकिन इससे क्या पता चलता है? सोचिए कितना खतरनाक विस्फोटक है, कितना सेंसिटिव विस्फोटक है, और ये कितना जमा किए बैठे थे। तबाही का सामान, महाप्रलय का सामान जमा करके बैठे हुए थे ये। वहां कुछ अनहोनी हो जाती तो गांव का गांव बर्बाद हो जाता, जहां इन्होंने कोठरी के अंदर इस सबको रखा हुआ था। अब ये फोरेंसिक और केमिकल जांच के लिए इसको ट्रांसपोर्ट करने का प्रोसेस चल रहा था, तभी ये धमाका हो गया। तो इससे हमको दिल्ली में जो बचाव हुआ है, भले ही 13 लोगों की जान जरूर गई उसके अंदर, लेकिन बाकी जो क्षति बचाई गई है पुलिस की और इस जांच के बाद, मुस्तैदी के बाद, वो पता लगता है कि अगर ये लोग कामयाब हो गए होते दिल्ली में अलग अलग शहरों के अंदर धमाका करने में, जो इनकी योजना थी, तो फिर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे क्या। आप सुनिए जरा, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस क्या बता रही है। In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. ब्लास्ट के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से भी सेंटर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने जो बात बताई वही बताई गई कि इस ब्लास्ट को एक एक्सीडेंट के तौर पर देखा जाए, ये कोई बम ब्लास्ट नहीं था। अब जम्मू कश्मीर के नौगांव विस्फोटक की सैंपलिंग में भी धमाका हो गया। दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा भी एक नया सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया, इसको भी आप देखिएगा। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के सामने धमाका हुआ था, और उसके नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, ऊपर सड़क पर धमाका हो रहा है, और 40 फीट नीचे जमीन के नीचे उसकी आवाज, उसकी धमक, और जैसे भूकंप आया हो, वो देखने को मिला। फिर देखिए एक बार आप इसको। मैं फिर बता दूं, ये आपको 10 नवंबर को जो लाल किले के बाहर सामने जो धमाका हुआ, उस स्पॉट के ठीक नीचे मेट्रो स्टेशन, और वहां 40 फीट नीचे, मिनिमम 40 फीट नीचे, वहां का ये मंजर था उस वक्त का। बाहर जो लोग बैठे हुए थे, कोई कैफेटेरिया वगैरह रहा होगा, मतलब हिल गए, हड़कंप मच गया एकदम से। सीसीटीवी में ये सब कुछ कैप्चर हुआ है, और इसको देख करके भी आपको पता लगेगा कि कितना हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट था। अंडरग्राउंड लाल किला मेट्रो स्टेशन पर ब्लास्ट होने के बाद जैसा कंपन भूकंप में होता है ना, वो था, और इधर उधर लोग इसके बाद सब भागने लगे, और ठीक ऊपर मेट्रो स्टेशन के ये ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट में जो मुख्य आरोपी है ब्लास्ट करने वाला, डॉक्टर उमर, जो खुद मारा गया, उसके बारे में कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। अब ये पता चला है कि डॉक्टर उमर बॉम्ब मेकिंग में एक्सपर्ट था, और उमर के जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ, उसमें ब्लास्ट के लिए टाइमर का प्रयोग किया गया था। फॉरेंसिक टीम्स को मौके से कई पतली पतली तारें मिली हैं, और पतली सी तार के साथ एक 3 mm या 9 mm की बैटरी वो मिली है, और इनको जोड़कर एक टाइमिंग डिवाइस इसने तैयार किया था, और फिर इसे एक स्विच से जोड़ा,
ऑन ऑफ करने वाला स्विच, और उसके बाद ये धमाका हुआ। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियां बहुत ताबड़तोड़ छापे भी मार रही हैं। बहुत सारे और डॉक्टर्स हैं जो दिल्ली पुलिस के अल फलाह दफ्तर में जिनको जो है पूछताछ के लिए लाया गया है। और इस ब्लास्ट के जांच के सिलसिले में अब अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर्स पर लगातार एक्शन हो रहा है। हरियाणा के नूंह में अब तक 5 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, इनमें 3 और डॉक्टर ही हैं। तीनों का फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही नाता है। इसके साथ ही एनआईए ने पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को भी गिरफ्तार किया है, जो व्हाइट मेडिकल कॉलेज में सर्जरी का प्रोफेसर है, अनंतनाग का रहने वाला है। 2020-21 में यह भी अल फलाह से जुड़ा था। और जांच एजेंसीज अब इन सारे पकड़े गए लोगों से जो है अब पूछताछ कर रही है। समीर जी, खौफनाक खुलासे हैं ये सारे के सारे। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा। और अभी तो जो घायल है वो दिल्ली के अस्पताल में भी, जो 10 तारीख को जो विस्फोट हुआ था, अभी दिल्ली के अस्पताल में है। प्रधानमंत्री मोदी भूटान से आते हैं और सीधे अस्पताल में मिलने चले जाते हैं। राहुल गांधी भी विदेश में रहते हैं, विदेश से लौटकर आते हैं। राहुल गांधी, आज 15 तारीख हो गई, राहुल गांधी क्या अभी तक घायलों से मिलने गए दिल्ली में? विदेश से लौट के आ गए, दिल्ली आ चुके हैं वो, लेकिन अभी तक मिलने नहीं गए। जो बैठक कर रहे हैं कांग्रेस की, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए सुबह वो, लेकिन अभी तक वो घायलों से मिलने नहीं गए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इतना बड़ा व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल जो पकड़ाई में आया है, जम्मू कश्मीर में तो राहुल गांधी की ही सरकार है ना, ठीक है, उमर साहब वहाँ मुख्यमंत्री है, लेकिन मिलकर चुनाव लड़े हैं, समर्थन तो कांग्रेस का भी है। क्या राहुल गांधी ने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की कि इतना बड़ा टेरर मॉडल पकड़ाई में आया है, थोड़ा अलर्ट रहिए, थोड़ा वहाँ पर ध्यान दीजिए? क्या पार्टी के विधायकों से वहाँ बात की कि भाई इस तरीके से वहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस तरीके से हो रहा है, आप थोड़ा जमीनी स्तर पर एक्टिव होजिए और देखिए कौन लोग इसके अंदर शामिल है? तो राहुल गांधी के कितना बता रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से जो पूरा हुआ आज नागौर के अंदर जो पूरा हुआ है, हालांकि इसे वहां नलिन प्रभा जी ने बताया कि हादसा हुआ है, लेकिन पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उनके 32 जगह विस्फोट करने की योजना थी, हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी जांच एजेंसियों का कि उन्होंने इसे पता किया, पकड़ा और इतना बड़ा विस्फोटक अभी जब्त कर लिया। हालांकि अभी और जांच चल रही है और इसकी सारी लिंक जितनी भी है, जो कड़ी है, एक एक कड़ी सारी एजेंसियां जोड़ती जा रही है। कौन इन्वॉल्व था, कि कौन फाइनेंसर था, कौन इनका मोटिवेशनल था जो उनको मोटिवेट कर रहा था, कौन इन्हें तमाम तरह की ट्रेनिंग दे रहा था। मुझे लग रहा है कि अभी और कड़ियां बाहर आने वाली है, कभी और लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। अभी ये लोग मरे हैं जो पकड़ाई में आए हैं, बड़ी चैन है इनके साथ। वो जो पंजाब से एक और डॉक्टर पकड़ा गया है, पंजाब में एक और डॉक्टर पकड़ा गया है, इस यहाँ से एक जो डॉक्टर फरार है और उसकी तलाश खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के 2 डॉक्टर भी इसके अंदर शामिल थे। मैं आपको बताऊं सर, मेरे परिवार में एक डॉक्टर है मेरे परिवार में, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तुम लोग जो हो टीवी पे ये आतंकवादी बोलो ना, डॉक्टर मत बोलो, डॉक्टर मत बोलो इनको। एकदम सही कहा उन्होंने। मैंने उनसे कहा कि ये डॉक्टर बोलना जरूरी है, क्योंकि ये बताना भी जरूरी है कि क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, इसका से डॉक्टर बोलना जरूरी है। जी हाँ, इसका इंडोक्ट्रिनेशन से और ये सब जहर दिमाग में भरने से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई किसी भी वक्त जो है वो किसी काल परिस्थिति समय में भी जो है उसको आप आतंकवादी बना सकते हैं। बना है यूसी। हम तो यहाँ शुरू से कह रहे हैं, एक विचार, फाइनेंस, आर्म्स, सोशल बेस, ये 4 फैक्टर होते हैं जो इस सबके, यदि आप देखें, ये चौखंबा चीज है। विचार सबसे प्रमुख है, जो आइडियोलॉजिकल जिसे इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। यदि वो है, फाइनेंस उसके लिए आ जाता है, फिर असला उसके साथ आ जाता है, और फिर समर्थन जो है, सोशल बेस, कहां पर ये पनप रहा है, ये सबका एक लोकेशन देखिएगा, तब आपको अंदाजा लगेगा, पैटर्न आपको पता लग जाएगा। जब तक इन चारों पर आप प्रहार नहीं करेंगे, जब तक इन चारों के जबड़े नहीं तोड़ेंगे, और उसमें भी मैं बार बार कहता हूं, विचारों का जबड़ा तोड़ना सबसे प्रमुख है। सर, आवाज चल रही, उठ गई ना देश में कि आप देश भर में, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, अब आने वाले दिनों में के खिलाफ, मैं कह रहा हूं, कट्टरवाद के खिलाफ एक कैंपेन छेड़ी है। एक चीज में बताइए, कैसे लिखा हुआ कोई मान लेगा कि ये डॉक्टर चूंकि मुस्लिम है, ये आतंकवादी नहीं हो सकता है? और कौन नौकरी देने के लिए तैयार होगा आज के दिन में? दी ना उसको, अब इन्होंने तो दी। मैंने ऐसी स्थिति में अब आने वाले दिनों में, और तब कहा जाएगा कि देखिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सर, इसका तो बहुत सारा, अब बहुत काफी हद तक दारोमदार समाज के ऊपर भी है, मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं मैं वही कह रहा हूं, दारोमदार है। आगे आप देखिए, लेकिन इसके जो तार जहां तक जा रहे हैं ना, वो भी बड़ी हैरानी की बात है। पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद, तो ऑब्वियस है, मतलब उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट से में जो ये आदिल सबसे पहले पकड़ा गया था सहारनपुर से,
उसका भाई है, उसके भाई का नाम मुजफ्फर है। मुजफ्फर के खिलाफ पुलिस जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है, कर सकती है, किसी भी वक्त रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है। अब जानते हैं वो कहां है? अफगानिस्तान में। डॉक्टर मुजफ्फर इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एक मेंबर था और बताया ये जा रहा है कि ये आदमी जो है पहले ये अफगानिस्तान में जाके बसना चाहता था, कि इतना इसके अंदर ये था, इस्लामी जिहादी तत्व घुस गया था कि कहता था मैं अब एक पूरी जहां पर शरिया कानून हो ऐसी जगह पर रहना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ केरल से भी गए थे, सीरिया, जब आईसिस था वहां पे। तो अभी इसको लगा होगा कि आईसिस में तो यार गड़बड़ हो जाता है, वहां तो लोग मारे जाते हैं। अफगानिस्तान जाना चाहता था ये, लेकिन जब अफगानिस्तान ये जा नहीं पा रहा था, रूट नहीं मिल रहा था, तो फिर उसके बाद इसने इस टेरर मॉड्यूल का पार्ट बना। फिर उसने कहा कि मैं ये सारी गतिविधियां फिर यहां शुरू करूंगा, इसलिए ये इसका एक बहुत अहम मेंबर था ये। इसके अलावा अफगानिस्तान क्यों? इनके जो हैंडलर थे, बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ अफगानिस्तान में भी थे। और वो कौन थे? रहने वाले कहां के थे? मूल निवासी? ये मूल निवासी पाकिस्तानी थे। एक आधे शायद पीओके का हो, पीओके और पाकिस्तान के हैंडलर्स थे जो अफगानिस्तान में बैठ करके ये सब कर रहे थे। ये कुछ सोर्सेस से जिन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है, पत्रकारों ने, उन्होंने ऐसी बात बताई है। और पाकिस्तान में तो खैर पूरा इनका जैश ए मोहम्मदी, खैर वहाँ मसूद अजहर ही वहाँ बैठा है, तो ये वो हो रहा है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक पाकिस्तान को ऑफिशियली कोई जिक्र तो किया नहीं। फिर भी आप देखिए पाकिस्तान चिल्ला रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत इस हमले में पाकिस्तान के ऊपर दोष जरूर देगा, और दिन दोपहर सुबह शाम पाकिस्तान में यही चर्चा चलती रहती है कि दिल्ली धमाकों में भारत उसको दोषी ठहराएगा। अब सवाल है कि अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है तो फिर क्यों इतनी हाई तबाह मचा रहे हो भाई, क्यों डर रहे हो? दरअसल पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, ये सब ISI, ये सब जानते हैं कि भाई हमने जो साजिश बुनी है वो कभी ना कभी तो पूरी खुलेगी, और चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो कहते ही हैं। और पाकिस्तान इस कहावत को पूरी तरीके से सच साबित कर रहा है। दिल्ली धमाकों को भारत ने आतंकवादी साजिश कह दिया है, और अब वो इंतजार कर रहा है पाकिस्तान कि इसमें कब हमारा नाम जो है वो लेता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के बाद ही बिल्कुल साफ कर दिया था, एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर। तो अब सर आगे इसमें मैंने पूछा देवेंद्र पराशर से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर से, जब CCS हुई थी कि क्या उसमें कुछ बात हुई सीमा पार की, तो उन्होंने भी कहा, बताया था कि देखें अभी जांच पे फोकस है, जांच में हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाए, लेकिन उसके बाद तो फिर रिट्रीब्यूशन का समय आएगा ना, जवाब बिल्कुल आएगा। और जैसे जैश ए मोहम्मद का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो कर सकते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी उस तरह से नहीं होती जैसी सरकार की होती है। और इसको समझिए, मतलब ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि भाई भारत सरकार ने इस बार पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया अभी तक मतलब अभी तक की बात कर सकते हैं, अभी तक नहीं लिया। उसकी बड़ी वजह मुझे लगता है कि सरकार इस पर पूरे जो सबूत हैं, फैक्ट्स हैं, उन सबको और तार को जोड़ रही होगी, कनेक्शंस को, कि किस तरह से, क्योंकि सरकार ने जो कहा है उसका मतलब उसका रिपरकशंस गंभीर है। एक्ट ऑफ टेरर। अब यदि भारत सरकार ये कह दे कि भाई इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो फिर उसी दिन अगले दिन सवाल होगा कि फिर सरकार क्या करेगी, अब क्या करने वाले हो। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा ठोस सबूत जमा करके और ये साबित करे कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जब वो हो जाएगा तो फिर अगला कदम ये होगा कि फिर भारत सरकार का कदम क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि CCS में भी बड़ी लंबे चौड़े इस पर बात हुई होगी, और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वहाँ तो बात होगी। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए कोई नया नाम है पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद, लेकिन उस तारों को जोड़ने का रिपरकशन आप समझ सकते हैं, और शायद उसी रिपरकशन से पाकिस्तान घबराया रहता है, जो पाकिस्तान और ये भी जिम्मेदार देश की निशानी है ना, जिम्मेदार हम जो है नहीं हो रहा, यदि नहीं है तो उसको ऐसा बिल्कुल, मतलब ये ऑब्वियस है, लेकिन मान लीजिए इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं होता। हाँ, नहीं जिम्मेदार देश क्या कहता है, पहले हम जांच करेंगे, उसके बाद कर सकते हैं, वो वाली बात है। इसमें एक यूनिवर्सिटी पर भी मुझे नहीं पता, हो सकता है सरकार काम ही कर रही होगी, क्योंकि सारे कनेक्शन वहां पर हैं। यूनिवर्सिटी में तो सर मैं नहीं, मतलब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा हंच है कि इस यूनिवर्सिटी पे तो बुलडोजर चलेगा। हाँ, फाइनेंस जो है, नहीं, जो मुझे जानकारी मिली कि होम मिनिस्ट्री ने, शायद मैंने उस दिन भी चर्चा की थी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में बुलडोजर तो चलने वाला है बड़ा। ये आदेश एक तरह से दे देंगे, आप वो देख रहे होंगे कि क्या है। नहीं, देखिए, इस मसले पर जो पाकिस्तान का नाम लेने न लेने की है, पॉलिटिकली अलग बात है, कांग्रेस पार्टी करे क्यों नाम नहीं लिया, लेकिन जब 3000 किलो विस्फोटक मिला है, जब इतनी बड़ी साजिश मिल रही है, 3 कारें मिल गई, एक तो खैर ब्लास्ट हो गई, 2 और मिली, उसके अलावा भी कहा जा रहा है कि ऐसी 32 कारें इसके लिए इस्तेमाल की जानी थी।
तो वो इस तो इतना वक्त बड़ा एजेंसीज का सबसे बड़ा फोकस क्या होना चाहिए? एजेंसीज का सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए, और वही है, वो दिख रहा है कि कैसे देश के किसी भी हिस्से में कोई भी दुर्घटना नहीं हो। अब ये जो हुआ विस्फोटक, हम लोगों ने उसकी इंटेंसिटी पर बात की कि अगर सिर्फ 8 पैकेट बचे रह गए थे, 120 थे, 112 डिफ्यूज हो चुके थे, तो आप उसकी इंटेंसिटी समझिए। लेकिन उसका दूसरा वाला पहलू समझिए, अगर देश में इतने लोग अलग अलग जगह इस काम पर लगे हुए हैं तो भारत को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का नाम लेके कल इसको इंटरनेशनलाइज करके कल डिप्लोमेटिक मिशंस को एक्टिवेट करना चाहिए, या उसको अभी थोड़ी देर के लिए रोक के पहले अपना इंटरनल सिक्योरिटी का काम दुरुस्त करना चाहिए? कोई तार मिले, कोई प्रूफ मिले, कोई चैट मिले, कोई फोन कॉल मिले, उसके आधार पर जब हम इधर दुरुस्त हो जाएं, यानी इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, वरना पता चला हम उधर लड़ने गए और इधर कोई दुर्घटना हो गई तो क्या कहा जाए, पहले इसको संभालना। तो मुझे लगता है एजेंसीज उस पर काम कर रही हैं, और बाकी जब एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर हो गया, तो जब तक हम पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाएंगे प्रमाण के साथ, तब तक हम भला उसका नाम क्यों लेंगे? लेकिन अकाउंटेबिलिटी पर भी सवाल होना चाहिए सर, हम लोग नहीं करते हैं। इतने समय से जब 3000 किलो ठीक है, वो बात अमोनियम आपकी बिल्कुल नाइट्रेट ठीक आ है। गया, तो नहीं कहां से आया भाई, कहां से आया, पहले कैसे क्यों नहीं पहुंच भनक गया? लगी हाँ, इसकी? फरीदाबाद। भाई पोस्टर तो अभी लगे अक्टूबर में, हाँ। ये तो कह रहे हैं 2 साल से जमा कर रहा था ये विस्फोटक। 3000 किलो कोई ऐसे थोड़ी जमा हो जाता है। सौरभ जी एक इंट्यूटिव विजडम है, कोई हमारे पास सूचना नहीं है इस तरह, जिसे आप हंच कहते हैं ना, मुझे लगता है भारत सरकार इस बार पहले पीटेगी, इसके बाद बताएगी इस कारण से मैंने पीटा है। अच्छा, ये मेरा, जिससे मैंने कहा ना शुरू में, इंट्यूटिव विजडम। आप एक पाकिस्तान के सेंस में कह रहे हैं? पाकिस्तान के सेंस में। अच्छा ठीक है। आगे अब आपको पाकिस्तान का ही मैं बता देता हूं। पाकिस्तान ने दरअसल ये ठान लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, आसिम मुनीर तो अब हमारा पप्पा है ना, बेताज बादशाह, आप हो सकता है ताज भी पहना दें किसी दिन वो उसको। फील्ड मार्शल पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से लेकिन कुछ भी ताकत वहां जमा कर ले बचा नहीं सकता। उसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज और राष्ट्रपति जरदारी अपने माथे पर जरूर बैठा रहे हैं, लेकिन हर अति का अंत होता है, और पाकिस्तान के अंदर खुद इस बात की ऐतिहासिक गवाहियां हैं। जो आया किया राज उसने, लेकिन फिर बहुत बुरी मौत मरा। जियाउल हक को याद कर लीजिए, मुशर्रफ को याद कर लीजिए, अपने देश की मिट्टी नसीब नहीं होती उसको। भुट्टो। और अब इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कुछ हैं ऐसे लोग जिनके पास थोड़ा सा आत्मसम्मान बाकी है। सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है वहां का, 2 जजों ने तो खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान की अदालत आलिया तक मुनीर की आग पहुंच गई है। 2 बहुत सीनियर जज मंजूर अली शाह और अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया सुप्रीम कोर्ट से, और उन्होंने संविधान में इस संशोधन का विरोध किया है, और उन्होंने कहा कि आपने संविधान में संशोधन नहीं किया, संविधान की हत्या कर दी है। संविधान वो रहा ही नहीं भाई, एक की डॉक्यूमेंट होता। हमारे यहां संविधान बनाया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, हम भी अमेंडमेंट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ है ना, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एक थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर की, आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, मूल से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। प्रस्तावना में छेड़छाड़ कर दी गई हमारे यहाँ पर, लेकिन आज तक की कहा जाता है ना कि इंदिरा गांधी को वो नहीं करना चाहिए था, आप प्रियम्बल में छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, नहीं होनी चाहिए थी। तो कुछ हमने मूल को तो बचा के रखा है। ये तो हर बार मूल ही मिटाते हैं, फिर नया संविधान बनाते हैं, और कई बार ये लोग कर चुके हैं। अब ये हुआ क्या था इस 27वें संशोधन में, आसिम मुनीर को इन्होंने तीनों सेनाओं का बॉस बना दिया, फील्ड मार्शल को जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी दे दी है कि ये जिंदगी भर इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन मैंने बाद में जब इसके बारे में कुछ बहुत अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स को सुना, उन्होंने कहा कि कई लोग इसके मूल तत्वों को नहीं पहचान पा रहे, क्यों है। हमें लगा था भाई इसको डिक्टेटर बनना है, इसलिए इसने किया, आसिम मुनीर ने किया। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की औकात क्या, बिलावल भुट्टो की औकात क्या, जरदारी को क्या, कहाँ खड़ा होगा इसके सामने, मान लिया बात को। नहीं, इसमें मूल में है आदमी इमरान खान। इनको डर ये था कि ये ताबड़तोड़ बेल मिल रही थी इमरान खान को, कई मामलों में बेल मिल चुकी थी, इक्का दुक्का मामलों में बेल मिलना बाकी थी, और वो बाहर आ जाता किसी भी दिन। बेल कौन दे रहे थे? जज दे रहे थे। ये पहला हमला जुडिशरी पे है, उसका तरीका संविधान है। इनको जुडिशरी को कमजोर करना था, जुडिशरी को एक प्लायंट जुडिशरी बनाना था कि हम जो अब जज अपॉइंट करेगी सरकार, एग्जीक्यूटिव, वो जजेस अपॉइंट करेगी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, और ट्रांसफर करने का इस केस से उस केस पर, इस बेंच से उस बेंच पर, यह करने का अधिकार भी सरकार के पास है। हमारे यहां कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट, हम भी कॉलेजियम सिस्टम ला रहे थे, नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नहीं कर सकते। हमारे यहां तो कोई आग नहीं लग गई, वो एक लीगल डिबेट बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन गया। दूसरा, जजेस कौन अपॉइंट करता है? हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट के जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है, ट्रांसफर भी वो करता है। वहां सरकार करेगी, और सरकार के ऊपर सरकार की नकेल किसके हाथ में? आसिम मुनीर के हाथ में। इनको डर था
कि किसी भी तरीके से इमरान खान जेल के बाहर नहीं आ जाना चाहिए। समीर जी। निश्चित रूप से ये पहले से यह तय था कि जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर सिर्फ 2 केस बाकी है और संभावना ये थी कि दिसंबर एंड तक इमरान खान को उस मामले में भी बेल मिल जाती, और आसिम मुनीर तैयारी कर रहे थे कि किसी और नए मामले में इमरान खान को जेल के अंदर ही गिरफ्तार किया जाए, इससे वो दिसंबर में बाहर ना पाए। आसिम मुनीर का डर यह था कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वो जिस तरीके से उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर लगातार प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, और उसके बाद और इमरान खान तो लगातार जेल के अंदर रह के जो झुका नहीं, जो डरा नहीं, जो टूटा नहीं आसिम मुनीर से, उस व्यक्ति अगर बाहर आ जाएगा तो आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो होगा। वहां के प्रधानमंत्री शहजाद शरीफ साहब के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती इमरान खान बनते। तो मुझे लग रहा है वो रोकने का भी एक कारण था। और दूसरा बड़ा एक कारण जो था कि परमाणु का जो कंट्रोल है वो आसिम मुनीर अपने पास लेना चाहते थे, और इसलिए वहां पर जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बना दिया गया है अभी कि जो परमाणु का जो कंट्रोल होगा वो एनएससी के हाथ में होगा, जो पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास हुआ करता था और उसके प्रमुख राष्ट्रपति होते थे। तो अब ये जो चेंजेस कर दिया है, तो अब आसिम मुनीर साहब के पास परमाणु का पावर भी आ गया है कि अब वो परमाणु उनके हाथ में है, वो उनको राष्ट्रपति से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब परमाणु बम चलाना होगा तो वो खुद बिना राष्ट्रपति के परमिशन के चला सकते हैं। तो दोनों उन्होंने किया, जुडिशरी को अपने हाथ में लिया और परमाणु और मिसाइल चलाने की अनुमति भी उन्होंने अपने हाथ में रख ली है। हम लोग बात कर रहे थे अभी कि चुनावों की जब बात कर रहे थे कि बिहार में जबरदस्त जीत हुई और मोदी जी ने वहां से बिहार का मंत्र भी दे दिया अपनी पार्टी को, अगला टारगेट भी दे दिया। उसकी बात अभी थोड़ी देर में, लेकिन आपको मैं प्रधानमंत्री की तस्वीर ही दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो हैं वो आपको गुजरात में जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आज ही वो गुजरात पहुंचे और पहले सूरत वो गए थे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को उन्होंने देखा जाकर के, और उसके बाद नर्मदा जिले के वो डेडियापाड़ा में हैं और देव मोगरा मंदिर में जाकर के उन्होंने जो है वो पूजा की। इसके बाद एक उनका रोड शो भी हुआ और इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। ये वहाँ की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो बिरसा मुंडा जी जो हैं वैसे तो देश के नायक हैं, लेकिन झारखंड से थे। उनकी 150वीं जयंती है आज। प्रधानमंत्री गुजरात में थे लेकिन बिरसा मुंडा को नहीं भूले और वहाँ उनकी प्रतिमा लगी थी, वहाँ जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं, फूल चढ़ाए हैं। अब कोई कहेगा कि साहब ये तो इसमें भी राजनीति है, तो झारखंड में तो अभी कोई चुनाव ऐसा आने नहीं जा रहा है और राज्यों में भी जहाँ अभी चुनाव है नहीं अभी अगले साल कोई चुनाव हो तो उसमें भी कोई उसके अगले गुजरात भी 18 में है मेरे ख्याल में, 28 में। तो अभी कोई ऐसी कोई जहां बहुत ज्यादा जुगत उनको आदिवासी वोट की लगानी हो, ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है। लेकिन अपने देश के नायकों को, हीरोज को अगर याद किया जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा, तो ये ठीक है, उसकी भी तस्वीर है। लेकिन ये पार्टी देखिए कैसी है। आप इसमें लाख कमियां ढूंढिए, विचारधारा से आपको प्रॉब्लम हो, जो भी हो, लेकिन इनको यह मालूम है कि हमारा काम क्या है और अपना काम करना कैसे है। कल जीत हुई है और आज प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच गए और इनके जो इलेक्शन इंचार्ज हैं वो बंगाल पहुंच गए और बंगाल को लेकर कल प्रधानमंत्री ने कल ही टास्क दे दिया अपने लोगों के ऊपर। अगले चुनाव की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। बिहार में जीत का जश्न मनाने के बजाय ये अपनी टीम को प्रधानमंत्री अगले चुनाव के लिए तैयार कर रहे थे। बिहार के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को यहां दिल्ली में अपने बीजेपी हेडक्वार्टर में संबोधित करते हुए अगले साल 2026 में होने वाले चुनावी राज्यों की पूरी लिस्ट गिनाई और कहा कि सबको अभी से तैयारी में लग जाना है। बिहार में एनडीए का, राजद के राज में जंगल राज का नैरेटिव जबरदस्त चला, हिट हुआ, इतनी ऐतिहासिक जीत मिली। अब बंगाल में भी मोदी ममता राज में कानून व्यवस्था, और उसको भी वो जंगल राज ही कह रहे हैं, अब उसको प्रमुख मुद्दा बनाकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी को थोड़ा डेंट जरूर किया था उनकी पार्टी को, लेकिन विपक्ष में रही, नंबर बहुत बड़े बीजेपी के। लेकिन इस बार अगर नरेंद्र मोदी का ये फॉर्मूला चलता है और बिहार से बहुत कुछ सीखा होगा इन्होंने, तो फिर ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल है। अगले वर्ष कहां चुनाव है? अगले वर्ष बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल के अंदर इलेक्शन होने वाला है, पुडुचेरी के अंदर इलेक्शन, 5 राज्यों की, ये 5 राज्य हैं। और इनमें से आप देखें तो बीजेपी के लिए जमीन कहां है? डेफिनेटली पश्चिम बंगाल में है, असम में तो पिछले 10 साल से सत्ता में है, दक्षिण की बात जो है वो हम लोग अलग से करेंगे। तो असम और बंगाल, और उसमें भी विशेषकर बंगाल, ये बीजेपी का अगला टास्क है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही
बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। और ये प्रधानमंत्री ने कल ही कहा, रात में तो कहा, अब 7:30 बजे के करीब की बात है जो आपने बयान अभी सुनाया। आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वो बंगाल में मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने उसकी तस्वीर पोस्ट की। बंगाल बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में भूपेंद्र यादव शामिल हुए और उन्होंने उस बैठक की तस्वीरें भी जो हैं वो जारी की हैं कि हम बंगाल की तैयारी में लग भी गए हैं। चुनाव का नतीजा आया है बिहार का और बंगाल के लिए पूरी टीम जो है वो इस वक्त आपको कामकाज में लगी हुई दिखाई दे रही है। समीर जी, देखिए, कल बिहार का चुनाव परिणाम आया और उसका असर ऐसा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी कि गंगा बिहार से लेकर बंगाल में जाती है, तो उसका असर ये हुआ कि आज ममता बनर्जी ने टीएमसी की अपने अधीनस्थ कोर कमेटी की बैठक बुला ली है शाम को बंगाल चुनाव को लेकर, और भूपेंद्र यादव तो वहां पहुंच गए। सुनील बंसल तो 6 महीने से लगातार बंगाल में बैठकें कर रहे हैं। 293 सीटों में से एक एक सीट के ऊपर कहाँ कैसे कौन दिखेगा, क्षेत्रवार कौन सा दिखेगा, बूथ मैनेजमेंट कैसे होगा, जातिगत समीकरण कैसे साधे जाएंगे, संघ के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, मुद्दे कौन से होंगे, ममता सरकार के 15 साल को कौन से मुद्दे को उठाना है, तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी जबरदस्त सभा शुरुआत कर दी है। और ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दम पर नीतीश को फिर से सत्ता दिलवाई है, सहयोगी दलों को सत्ता में लेकर आए, तो बंगाल में तो ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो चल रहा है वॉर युद्ध चल रहा है, तो उसका असर तो अब बंगाल में दिखेगा। लेकिन सर, बंगाल हर राज्य अलग होता है, पॉलिटिकली भी अलग होता है, तासीर अलग होती है, जनता का मिजाज अलग होता है। 15 साल से सत्ता में है ना, 2011 से 14 साल हुए। हाँ, 14 साल हो गए, लेकिन जनता बंगाल के जिस तरीके से ममता राज में पिस रही है, करप्शन के मामले में मंत्री जेल में जा रहे हैं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हमारी टीम ने तस्वीर भी बढ़िया लगाई थी, तेजस्वी यादव के साथ ममता बनर्जी की फोटो, अभी वीडियो चल रहा था। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी के राज में जो करप्शन हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो रेप हो रहा है, और ममता बनर्जी जिस तरीके से परिवारवाद के अंदर भ्रष्टाचार में उनकी पूरी पार्टी शामिल है। सर, माहौल तो अब वक्त आ गया कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और प्रधानमंत्री मोदी माहौल तो पिछले इलेक्शन में भी भाजपा ने खूब बना लिया था, 77 सीटों पे चली गई थी। मैं मान रहा हूं उस बात को, लेकिन आप वो एक क्या कहते हैं, एक दर्जे के बाद, एक लेवल के बाद जो छलांग की जरूरत होती है आपको वोट में, जिससे आपको सीटों में मिले, वो वहां नहीं पहुंच पाई है अभी। और ममता बनर्जी भी नैरेटिव की मास्टर है। सर देखिए, जब ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसके बाद कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आप समझते हैं बंगाल तो बहुत मुश्किल है। जब बंगाल बहुत मुश्किल है ये तो ठीक है, लेकिन बिहार आसान था क्या? कल सुबह तक तो हम सब लोग यही कह रहे थे कि बिहार बहुत मुश्किल है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ सब। हर राज्य का इलेक्शन अलग अलग तरीके से लड़ते हैं। ममता बनर्जी जाहिर तौर पर बड़ी मजबूत नेता है, बड़ी मजबूत मुख्यमंत्री है। वहाँ एक और नुकसान है कि वहाँ कोई गठबंधन नहीं है जिसमें से कुछ हिस्सेदारी इधर उधर हो। यहाँ सीधा सा मुकाबला, लेफ्ट तो अब खत्म ही हो गया वहाँ पर ऑलमोस्ट, दोनों ही तो खत्म। हाँ, तो कांग्रेस भी खत्म हो गई। कांग्रेस की फिर अभी बात करेंगे, या फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये मुकाबला सीधा से टाइम निकाल के रखते हैं उसके लिए। टीएमसी और कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला है पड़ा। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी करना, और पिछली बार 3 से 77 पर पहुंच गए। सर वो ठीक है, लेकिन 2 बुनियादी अंतर बंगाल और बिहार में हैं। एक, वहां पर बिहार में सत्ता में थे, वहां आप अपोजिशन में, यहाँ 10,000 देने की स्थिति आपके पास थी, वहां ममता बनर्जी के पास है। इस पर ये अच्छी बात आपने याद दिलाई। कल भी कुछ मुझे लोग कह रहे थे कि ये जो 10,000 रुपए दिए गए, और ड्यूरिंग इलेक्शन भी जब पोलिंग हो रही थी तब भी पैसे बांटे गए, 10,000 रुपए की किस्त के लोगों को बांटे गए। तो इस पर इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, अब बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन देखेगा कि सरकार इस तरह से पैसा ना बांटे। देखते हैं क्या होता है। दूसरा, तो वो एक बड़ा मुद्दा है कि चुनाव, लेकिन ममता बनर्जी से टक्कर लेना इतना आसान काम नहीं। दूसरा सर, बंगाल के अंदर जो जंगल राज का डर है, उसी की बदौलत और अपना काम लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान है उस जंगल राज की याद का। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ममता बनर्जी, आप ममता बनर्जी पे लाख जंगल राज कीजिए, लेकिन वो 15 साल से चीफ मिनिस्टर है, 15 साल हो जाएंगे उनको।
तो वहां ऐसा बैगेज नहीं है उनके पास, उनके जो नहीं, तेजस्वी बैगेज यादव के आपने पास देखा था। जो पिछले बार मुद्दा बनाया था हमने, वो आरजी कर संदेश खाली का बना था संदेश और खाली का, सबका। वहां पर भी टीएमसी ही जीती थी, तो बिल्कुल इसलिए एक वो अलग बंगाल तरह की बंगाल लड़ाई। एक बिल्कुल डिफरेंट गेम है। टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में बहुत फर्क नहीं है। 2024 का आप लोकसभा चुनाव देख लो या सर, विधानसभा 24 से मत लोकसभा से तुलना मत कीजिए। जोड़िए ना। विधानसभा में तो यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच इसमें सीधे मूल सीधे सवाल होने ये वाला है कि बंगाल में कि क्या बंगाल के लोग भारतीय जनता चले, पार्टी को अभी सर मेरे पास अपनी 3 मूल विषय और हैं पार्टी आगे, तो समझ इसलिए रहे मैं हैं इस पर कि नहीं सबका समझ आप रहे हैं। कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इस पर? हाँ। देखिए, बंगाल में टीएमसी 27% के बॉटम पॉइंट पर है। वो मुसलमानों का जो 27% वोट है वो एन ब्लॉक उसे मिलता है। पिछली बार उनको 49% के आसपास वोट मिला था, यानी कि 22% जो है उनको बाकी जगहों से लाना पड़ता है। अब ये 22 भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कैसे तोड़ेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक वहां कंप्लीट पोलराइज करके हिंदू यदि वोट करने के लिए नहीं खड़ा होता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कंप्लीट पोलराइजेशन करके सही। हिंदू यदि नहीं खड़ा होता है, लाइक असम। लाइक असम, तब तक ये वहां से टूट नहीं पड़ा है। 122 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर मुस्लिम या तो डोमिनेंट पोजीशन में है या वो इलेक्शन को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। अब उस पर कुछ ऐसा हद तक वो हिंदुत्व का एलिमेंट ऐड करने में कामयाबी उनको मिली है भाई। बंगाल पॉजिटिव भी तो देखिए बीजेपी के लिए। बंगाल जैसे में बीजेपी politics बंगाल कर के रही है। अंदर हनुमान जयंती मनाई जाने लगी है। नहीं ऐसे पर ऐसा बड़ा- शुरू हो गया। जय श्री राम सुनाई देने लगा है। नहीं होता था पहले। एसआईआर यदि होता है तो जो इन्फिल्ट्रेटर्स के वोट्स हैं वो कटेंगे, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। अब देखते हैं। और अब- इसी का विरोध कर रही है सर ममता। दूसरा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। बिहार के नतीजों के बाद यूपी के में नेताओं की धड़कन जरूर बढ़ी है और अखिलेश यादव को हो ना हो 2027 को लेकर के कुछ बेचैनी होने लगी होगी। योगी बिहार में भी अखिलेश पर भारी पड़े। बिहार में उन्होंने 31 सभाएं की। अखिलेश यादव ने भी किसी भी सीट पर चुनाव लड़े बगैर बिहार में महागठबंधन के पक्ष में 22 सीटों पर प्रचार किया था। योगी का स्ट्राइक रेट 87% से ज्यादा है। एनडीए के 31 में से 27 प्रत्याशियों की ऐसी जीत हो गई जहां उन्होंने प्रचार किया। अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट 9% का रहा। उनके प्रचार की केवल 2 सीटों पर महागठबंधन को जो है वो जीत मिली है। तो अब इसमें जो कल ये का जीत जो भी वही है जो डायलॉग बने, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था जहां पर वैसे भी उसको जीत मिलती लेकिन थी। मैं कहता हूं सर पिछली बार अब भी जीत मिली थी। चुनाव इलेक्शन उनका तो था नहीं। अब जिस जो मेन पार्टी है वही पिट गई तो फिर अखिलेश यादव भी उसमें क्या कर लेते। लेकिन जो कल डायलॉग दिए वो मिले अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य से। अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि पहले मगध जीतेंगे फिर अवध जीतेंगे। तो अब इसका जवाब दिया है केशव मौर्य ने कि अभी मगध जीता है, हाँ। अब अवध जीतेंगे। बयान सुना दीजिए केशव मौर्य का। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। अब त्रिपाठी जी बताएं हमें। वैसे तो अभी मतलब 1.25 साल 1.5 साल का वक्त है, अभी 1.5 साल का अंतर, लेकिन बिहार में कौन ज्यादा इस वक्त परेशान है, बीजेपी की उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बीजेपी परेशान तो नहीं है, लेकिन उसकी अपनी समस्याएं हैं। संगठन के चुनाव नहीं हो पाते हैं, जो नियुक्तियां होनी है नहीं हो पाती हैं, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है। लेकिन इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है ना कि योगी आदित्यनाथ का जो ऑरा है, जो उनका प्रभाव है, वो बना हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो अगर उसको अखिलेश यादव को उससे देखें तो एयरपोर्ट पर दोनों लोग मिल गए थे तो अखिलेश यादव ने लिख दिया कि हमारी केशव जी की मुलाकात हो गई, तो उससे भी लोग परेशान हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि मगध जीत लिया, अवध भी जीतेंगे, यूपी भी जीतेंगे। लेकिन संदर्भों के साथ देखें, अखिलेश यादव ने इस बार बिहार चुनाव में अतिरिक्त रुचि दिखाई। हाँ, उनको शायद उम्मीद रही होगी कि अगर बिहार में कुछ अच्छा हो गया तो हम वो मोमेंटम खींचकर यूपी में वही चित्र लगा देंगे कि भाई देखो ये था, बिहार यूपी एक जैसा, अच्छा है भी, पूरब का हिस्सा तो एकदम बिहार जैसा है, तो वो उसी को हम लगा देंगे। अब सवाल यह है कि इस तरह की बुरी हार, सारे समीकरण ध्वस्त, ओवैसी सीमांचल में इतने जबरदस्त, हिंदू जाति के नाम पर बंटना नहीं, तो डर तो फिर अखिलेश जी को लग रहा होगा, बनता है। अब तो स्वाभाविक है ना। मतलब तो बनता ये है। जमीन उन्होंने तैयार की, तो जो कहते हैं ना जो बोया वही तो काटेंगे, तो वो जो बो रहे थे, जो परिणाम उनको था वो नहीं निकला, वो जो निकला है वो तो काटेंगे वो। तो अभी की स्थिति में तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात अखिलेश यादव की। कोई स्पिलओवर आपको दिखता है बिहार और यूपी में?
नहीं, Political वैसे तो मैं कई बार कहता हूं कि एक राज्य का दूसरे राज्य के चुनाव से लेना देना ही नहीं होता। उत्तर प्रदेश सीमा समाप्त होती थी और मुलायम सिंह को नमस्ते करने वाले नहीं मिलते थे। बिहार की सीमा समाप्त होती थी, लालू जी का सारा सामाजिक न्याय ध्वस्त हो जाता था। लेकिन चूंकि एक जैसा चरित्र है पूरी उत्तर प्रदेश और उधर के लोगों का, तो उनको लगता था कि ये कर लेंगे। और इकरा हसन से लेकर सब जो उन्होंने कहते हैं ना कि मैसेजिंग जो की थी, वो मैसेजिंग उनके खिलाफ। देखिए, मैं जो कह रहा था वो जो बंगाल के लिए हमने बात की अभी, वो जंगल राज जैसा नैरेटिव नेता है, जैसे बिहार में नेता था, यूपी में नेता है। देखिए, संयोग आज ही सुबह एक मित्र से मैं बात कर रहा था, यूपी में बिहार जैसा जंगल राज कभी नहीं रहा। यूपी में मुलायम सिंह यादव के समय में हर जिले में एक माफिया बड़े रहे, जिनको हम मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से लेकर गोरखपुर से गाजियाबाद तक हर जिले में देखते हैं। लेकिन वैसा कि सैकड़ों जाति नरसंहार हो जाए एकदम से, और यहां ऐसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में आपको उदाहरण के साथ कहता हूं कि यहां ऐसा नहीं कि यादव जो है वो अगड़ों के खिलाफ रोज लाठी लेके खड़ा हुआ है। ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं। बिहार की पृष्ठभूमि ही अलग थी, वहां वो भी था, कम्युनिस्ट वाला था, वो लाल सलाम वाले काट देते थे। ये डिफरेंस है। समानता ये कि मजबूत नेता है। अब लेकिन ये केशव जी ने योगी जी के नेतृत्व में आवाज जीतने की बात, क्या बाइट मैंने सुना नहीं था पूरा। नहीं, ऐसा उन्होंने सुना तो था, लेकिन बहुत मासूमियत से आप सवालों की अवज्ञा अरे सर, आप जिस तरह से कर रहे हैं, हम में से सब मासूम ही रह जाएंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, बिहार जैसा जो सोशल कोलिशन है उनके पास, जो एनडीए के पास था, क्या यूपी में ऐसा है बीजेपी के पास? देखिए, मुझे लगता है कि सामाजिक गठजोड़, देखिए, आप देखेंगे कि 2014 का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती थी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस सोशल कोएलिशन की है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सोशल कोएलिशन का एक बड़ा डेरिवेटिव आया है कि हर कास्ट की एक अलग कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट हो जा रही है और उसका एक नेता खड़ा हो जाता है। आप देखेंगे फिर कि सवर्णों की एक कम्युनिटी का एक नेता नहीं होगा, लेकिन जिसे आप कह रहे हैं कि जैसे दलित हुआ या सोशल लैडर पर नीचे, उनके अंदर एक नेता खड़ा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बिहार के अंदर तो ये काम कर गया, उत्तर प्रदेश में यदि वही सोशल कोएलिशन ये वीव कर लेते हैं तो मुझे लगता है रास्ता आसान होगा। उत्तर प्रदेश में ये और ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सवर्णों का जो पीडीए खूब करते हैं अखिलेश जी। देखिए, वो पीडीए करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बार बार कहता हूं, विथ यू, विदाउट यू, इन स्पाइट ऑफ यू। यदि हिंदू समाज इकट्ठा हो गया तो फिर रास्ता साफ है। जी सर, यूपी पे आपकी राय? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है, अखिलेश यादव के लिए संकट की बात है कि अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि जिस हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी ताकत को झोंका था कि अगर बिहार के अंदर अगर सरकार महागठबंधन की बन जाती तो वही पीडीए का फार्मूला वो लेकर चलते और फिर उन्हें तेजस्वी मुख्यमंत्री का सपोर्ट मिलता, कांग्रेस का सपोर्ट मिलता। अब ये अखिलेश यादव समझ गए कि कांग्रेस का कोई मदद मिलने वाली है। लोकसभा में भले ही आपने कांग्रेस से गठबंधन किया, कांग्रेस अब उनके लिए बोझ है, वो बिना कांग्रेस के वो चुनाव लड़ना पड़ेगा। अखिलेश कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे? निश्चित रूप से छोड़ेंगे, निश्चित रूप से छोड़ेंगे। अब अखिलेश यादव पूरी अकेले की दम पर तैयारी करेंगे, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी अविश्वसनीय साबित हुए हैं बिहार में, छोड़ेंगे। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी बिना कांग्रेस से डरते हुए रहे, अखिलेश तैयार। ऐसे तो देखिए, लोकसभा में बिहार में नहीं चला साथ तेजस्वी और राहुल गांधी का, यूपी में चल गया। तो अखिलेश जी का तजर्बा तो कांग्रेस के साथ खराब नहीं है ना? खराब नहीं है सर, था ना, ये पॉलिटिकल लीडर लड़के लड़ सकते, तब तर्जुमा खराब रहा। दो अभी उसके बाद आगे लेटेस्ट उदाहरण की बात आ गए उसके। मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस अखिलेश जी का साथ छोड़ेगी, क्योंकि अखिलेश जी का साथ छोड़ेंगे वो क्या करेंगे खुद। आप अखिलेश जी की चिंता ही करते हैं हमेशा। नहीं, ये कह रहे हैं अखिलेश जी छोड़ेंगे साथ। नहीं, अखिलेश जी नहीं छोड़ेंगे। वो एक एडिशनल फैक्टर के तौर पर यदि बिहार में कांग्रेस यदि बेहतर कर गई होती तब ये जरूर करती उत्तर प्रदेश में, लेकिन चूंकि बिहार में बहुत बुरी तरीके से पीटीआई कांग्रेस, अभी देखना पड़ेगा हमको। अब एक थ्योरी साहब, मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हमने बिहार की, बंगाल की, उत्तर प्रदेश की कर ली। अभी बिहार का झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। कौन सा? ये मुख्यमंत्री कौन होगा अभी बचा हुआ है कि मुझे तो लगा नहीं हुआ कि एक्चुअली क्या कल से देखिए, मैं पहले अरे सीरियस नोट पे हमारी ये जानकारी है, मतलब हाँ, जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि कोई झगड़ा नहीं है और ये तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब नीतीश कुमार कह देंगे साहब आप दूसरे चुनाव में लगातार बड़ी पार्टी बने हो बीजेपी, आप बनाओ इस बार, हम आपके साथ हैं, आप मुख्यमंत्री बनाओ, तो अलग बात हो जाएगी, जिसकी संभावना भी मुझे नहीं लगती। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे तो ऐसे इसमें कोई बहुत शक नहीं लग रहा है। त्रिपाठी जी क्योंकि लेकिन कहते रहे कि नहीं नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तो अब क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस नैतिकता के ऊंचे मापदंड पर रहे हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार,
भाई भतीजावाद, उसमें कहीं वो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं रख सकता है। और मैं ये मानता हूं नीतीश कुमार को जब इतिहास याद करेगा तो बिहार के नहीं, भारत के उन नेताओं में याद करेगा जिनकी अपनी भूमिका अद्भुत थी, के फैक्टर थे, कांस्टेंट फैक्टर थे, कोई कुछ भी हो। लेकिन क्या नीतीश कुमार की उस छवि में आप पार्टी के तौर पर देखें, गठबंधन के तौर पर देखें तो भाजपा भला क्यों कहेगी, कोई गलत मैसेजिंग क्यों चाहेगी, लेकिन क्या नीतीश कुमार को ये ठीक लगेगा कि इस अवस्था में नंबर 2 की पार्टी होकर फिर से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे? मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड ये निर्णय लेंगे और नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि कोई और मुख्यमंत्री। सर एक लाइन जोड़ दूं, मैं आज भी कह रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से पता है जो मैंडेट मिला है आज के नीतीश कुमार। क्या बीजेपी कहेगी कि नहीं हम अपना बनाएंगे? ये बताइए, बीजेपी बोलेगी कि हम बनाएंगे अपना? बीजेपी चाहेगी लेकिन स्वयं नहीं बोलेगी। सर एक लाइन विश्लेषण नहीं कर रहे, 2020 में इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। सर 2020 में 43 पर आकर नीतीश मुख्यमंत्री तीसरे नंबर पर आकर बन जाते हैं, तब वो बीजेपी से नहीं कहते हैं। 81 सीट है। 85 और 89 में अगर वो ये कह दें, उस वक्त तो की सारी खबरें एक लाइन से, उस वक्त की सारी खबरें देखिए, नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया था मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था कि हमने आपको वादा किया था। अरे चले जाते, आज कोई वादा नहीं, चले जाते वो, आज कोई वादा नहीं। आज बीजेपी भी जबरदस्ती बनाएगी उनको। एक अब ये तो बिहार, बंगाल, यूपी, ये तो अब लगातार चर्चा में बने ही रहेंगे। आज इतना ही, लेकिन कहानी कुर्सी की में हर्षवर्धन जी, समीर जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया।